Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. हम इस वीडियो सेशन में हमारे फाइनल नवंबर 2024 एग्जामिनेशंस के डायरेक्ट टैक्सेशन के स्टैट्यूटरी अपडेट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में दो तरह के अपडेट्स हर एग्जाम्स के लिए इंस्टीट्यूट अपने नॉलेज पोर्टल पे पब्लिश करती है। एक होते हैं जुडिशियल अपडेट्स और एक होते हैं स्टैट्यूटरी अपडेट्स। जो जुडिशियल अपडेट्स हैं वो हमने पहले ही एक वीडियो सेशन में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे कवर कर लें, आपके लिए वो बेहतर रहेगा बिकॉज एग्जाम में उसका अच्छा वेटेज रहता है। एंड इस सेशन में हम स्टैट्यूटरी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, मतलब जो हमारे एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स में जो चेंजेस आए होते हैं हमें उन्हें डिस्कस करना होता है। अपडेट्स की बात सुनते ही सबसे पहले किसी भी बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि सर कितने हैं, ज्यादा हैं क्या, क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है जो आपके काम को बढ़ा रही होती है। तो सबसे पहली बात, नवंबर 2024 आपका प्रीवियस ईयर चेंज नहीं होता। जो एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका प्रीवियस ईयर 23-24 ही है, असेसमेंट ईयर 24-25 ही है, एंड देयर बाय कोई बहुत सारे अपडेट्स या अमेंडमेंट्स आ ही नहीं सकते। जो चेंजेस होते हैं वो खाली नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स के रूप में ही आते हैं या कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स के रूप में आते हैं। एक्ट में कोई बदलाव नहीं होते क्योंकि वो तो आपने पहले ही प्रीवियस ईयर 23-24 की पढ़ाई करते वक्त फिनेंस एक्ट 2023 के तहत जितने चेंजेस हुए होते हैं वो पढ़ लिए होते हैं। तो आपने जो मई 24 तक की पढ़ाई कवर की होगी, उसके बाद जो चीजें ऐड हुई है, बिकॉज हमारा कट ऑफ डेट नवंबर 24 का 30 अप्रैल तक का रहता है ऑफ 2024, तो वहां तक की हमें सारे अमेंडमेंट्स और अपडेट्स कवर करने रहते हैं। तो हम इस सेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा एडिशंस हुए हैं, अपडेट्स हुए हैं, विच आर रेलेवेंट फ्रेशली फॉर नवंबर 2024 एग्जामिनेशंस, जो मई 2024 एग्जामिनेशंस में एप्लीकेबल नहीं थे, उन्हें ही हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि जो मई 2024 के अपडेट्स हैं वो तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं और वो तो ऑब्वियसली फ्रेश अपडेट्स होते ही हैं, तो वो तो रेलेवेंट रहने ही वाले हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम सारे अपडेट्स ए से लेके जेड तक जितने हैं वो इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक आइडिया दे दे, हमारे अपडेट्स इन्हीं 6 एरियाज में हैं, इन 6 चैप्टर्स में या इन 6 टॉपिक्स के अंदर ही हमारे चेंजेस आए हैं। तो एक पहला, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। आप जानते हैं हर एग्जाम में 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसके अपडेट्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। दूसरा, टीडीएस चैप्टर। अगेन टीडीएस चैप्टर हर एग्जाम में 4 से 6 मार्क का पूछा ही जाता है, तो अगेन इसके भी अपडेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। असेसमेंट प्रोसीजर में कोई बड़े चेंजेस नहीं है, पैन के रिलेटेड कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ये इतने रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगे, बट कवरेज है हमारा विथ रिगार्ड टू न्यू डिस्कशन, इसीलिए हम असेसमेंट प्रोसीजर नहीं पैन रिलेटेड कवरेज भी कर लेंगे। कैपिटल गेन में एक छोटा सा चेंज है खाली ट्रांसफर के प्रोविजंस के अंदर, बाकी अदरवाइज और कोई बदलाव नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि कैपिटल गेन का चैप्टर फाइनल की एग्जाम्स में कंसिस्टेंटली पूछा भी नहीं जाता है। ऑडिट रिपोर्ट जो नया नया ऐड किया गया है, आइडियली तो पहले ये ऑडिट के सिलेबस में हुआ करता था, अब डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में है, तो जो हमारे फॉर्म 3CD के क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज में कुछ ऑल्टरेशंस हुए हैं, उन ऑल्टरेशंस को हमें यहां डिस्कस करना है। एंड देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अंदर एक दो छोटे मोटे अपडेट्स आए हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं, उन्हें हमें कवर करने हैं, मेजर रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये हमारे 6 एरियाज हैं जो हमें इस सेशन के अंदर कवर करने हैं। तो कोई बहुत सारा डिस्कशन नहीं है, ज्यादा फोकस आपका पहले 2 डिस्कशंस पे ही रहेगा, जिसका फिर भी रेलेवेंस ज्यादा है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रस्ट एंड टीडीएस। बाकी कवर हमें सारे करनी चाहिए क्योंकि कोई भी फ्रेश अपडेट है तो वो हमेशा एक कैटेगरी टॉपिक में नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पूछे जाने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं हमारी एग्जामिनेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के डिस्कशन पे चलते हैं। यहां पर हमें 3 अपडेट्स कवर करने हैं। देयर आर 3 अपडेट्स। पहला अपडेट इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 5 कि जिन मोड्स में एक चैरिटेबल ट्रस्ट को इन्वेस्ट करना होता है, जो प्रिस्क्राइब मोड्स होती है, उसमें एक छोटा सा एडिशन किया गया है। इसके बाद एक दूसरा डिस्कशन हम करेंगे विच इज रिलेटेड टू कि एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को जब डोनेशन करता है, तो हम ये बात जानते हैं फिनेंस एक्ट 2023 ही ये बात लाया था कि भले आपने डोनेशन 1 करोड़ का किया हो, स्टिल एप्लीकेशन 85% ही माना जाता है, यानी 85 लाख का ही एप्लीकेशन माना जाएगा। हम 15 लाख को इग्नोर कर देंगे डिस्पाइट आपने डोनेट किया है, क्योंकि मिसयूज हुआ करता था।
जो सिफॉनिंग ऑफ फंड्स की जाती थी एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट की तरफ, इसीलिए उसे रोकने के लिए 15% के अमाउंट को एप्लीकेशन होने के बावजूद लॉ एप्लीकेशन नहीं मानता। और तीसरा ड्यू डेट के एक्सटेंशन के रिलेटेड है। जो ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशंस करने होते हैं, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को न्यू रिजाइम के अंदर एप्लीकेशन करनी होती है, या जिन्होंने पहले प्रोविजनली रजिस्टर किया था और अब उनको फाइनली रजिस्टर करना है, उनकी ड्यू डेट्स में बदलाव किए गए हैं। ये 3 चेंजेस हमें ट्रस्ट चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो पहला चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रस्ट चैप्टर के अंदर 11 सबसेक्शन 5 में क्या हुआ। तो पहले बैकग्राउंड, 11 सबसेक्शन 5 आपको पता है कि जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होती है उनको हमने कहा होता है कि आपने वो जो भी अमाउंट साइड की है एडहॉक एग्जेम्पशन वाली 15%, या जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं 5 साल के लिए, ये सारी अमाउंट्स को आप इन्वेस्ट करेंगे इन प्रिस्क्राइब मोड्स। प्रिस्क्राइब मोड्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हमने पढ़ी होती है कि ये सारी चीजें ही अलाउ की जाती है। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट कर सकते हैं, या यूटीआई के यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट के अंदर बाय अ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एक पॉइंट ऐड कर दिया है। तो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है, उस एग्जॉस्टिव लिस्ट के अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो गया। तो आपको एक नया पॉइंट और ध्यान में रखना है कि इसमें भी इन्वेस्ट करेगी कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट तो भी उसे प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, कोई वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो इंक्लूड क्या किया है, खाली उस बात पे आपको ध्यान देना है। अगर आप यूनिट्स अक्वायर कर रहे हैं ऑफ पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां भी आपने पढ़ा होता है 11.5 के मोड्स में इन्वेस्ट करो, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूटीआई के यूनिट्स, डिपॉजिट्स इन पब्लिक सेक्टर कंपनी वगैरह वगैरह, ये सब तो अलाउड है ही। उसके अलावा अब अलाउ कर दिया गया है कि आप पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो भी चलेगा। दैट्स इट, ये हमारा पहला अपडेट हो गया। अब हमारा दूसरा अपडेट आ जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है हमारे ओपिनियन में। इसको किसी ना किसी तरीके से एमसीक्यू में या मेन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है 1 मार्कर। पहले तो अगेन बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये जो सर्कुलर आया है, क्लैरिफिकेशन आया है, ये किस चीज के रिलेटेड आया है। पहले तो आप ये जानते हैं कि एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को जब कॉर्पस डोनेशन करता है, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन करता है, मतलब विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसे एप्लीकेशन नहीं माना जाता। ये आपने सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशंस में पढ़ा होता है। और जिस ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिला होता है उसके लिए सेक्शन नंबर 12 में उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कॉर्पस डोनेशन नहीं है, यानी इट इज विदाउट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी एनी अदर डोनेशन है, तो एक ट्रस्ट जब दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करेगा तो उसे एप्लीकेशन माना जाता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 ने यह अमेंडमेंट किया था, जो आप पहले से जानते हैं कि 85% ही एप्लीकेशन माना जाएगा, 15% एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 100 करोड़ डोनेट किए होंगे तो 100 करोड़ में से 85 करोड़ ही एप्लीकेशन में काउंट किए जाएंगे, 15 करोड़ को इग्नोर कर दिया जाएगा। अब ये जो 15 करोड़ को इग्नोर किया जाएगा ना, इस चीज को लेके एक छोटा सा डाउट उठा, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाला है। डाउट क्या उठा, उसके लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो विजुअलाइजेशन करके आपको ये सर्कुलर की बातें समझ में आएगी। तो मैं एक छोटा सा डमी एग्जांपल क्रिएट करता हूं आपके लिए। तो समझो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट XYZ ले लेते हैं समझो। उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स है, पूरे साल की जो उसकी रिसीट्स है वो 300 करोड़ है। तो अब हम बेसिक में क्या जानते हैं, इस 300 करोड़ में से वो 15% तो सेट असाइड कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन। उसे जब उसे यूज करना हो फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस इन इंडिया वो कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ 11.5 के मोड्स में इन्वेस्टेड रहना होगा आपको, वो तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो हम 15% सेट असाइड कर सकते हैं। तो हम 300 करोड़ का 15% सेट असाइड कर देंगे तो 45 करोड़ सेट असाइड हो गए, एंड 255 करोड़ आपके बच गए। इस 255 करोड़ को अब आपको अप्लाई करना है या फिर एक्यूमुलेट करना है। अप्लाई किया तो आपने पे कर दिया होगा, एक्यूमुलेट किया तो फिर वो 5 साल के लिए आपको 11.5 के मोड्स में इन्वेस्टेड रहना होगा। वो जो प्रोसीजर है वो हम जानते हैं, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब इस ट्रस्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो 300 करोड़ उसे मिले हैं ना, उसमें से 100 करोड़ का तो ये डोनेशन दे देंगे टू समझो PQR ट्रस्ट।
विच ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ट्रस्ट या अप्रूव ट्रस्ट है, 1023C वाली या 12AB वाली या 12AA वाली, वॉटेवर, इस तरीके से वो रजिस्टर्ड है। और जो बाकी 200 करोड़ है वो अप्लाई करने का प्लान बनाया है फॉर चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट इन इंडिया, जिसमें हम जानते हैं कि 100 करोड़ वो जो डोनेट करने वाले PQR ट्रस्ट को, अगर वो कॉर्पस डोनेशन हुआ तो आपको एप्लीकेशन माना ही नहीं जाएगा। तो हम ऐसा मान रहे हैं वो कॉर्पस डोनेशन नहीं है, वो एक रेगुलर डोनेशन है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो उसे एप्लीकेशन तो माना जाएगा, पर उसे एप्लीकेशन कितना माना जाएगा? ओनली अप टू 85% उसे एप्लीकेशन माना जाएगा। इसका मतलब यहां पर जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो एप्लीकेशन में आपको 85 करोड़ ही लेस करने मिलेंगे। आप 100 करोड़ का भले डोनेशन कर रहे हैं, स्टिल आप 85 करोड़ नहीं कर सकते, 85 करोड़ ही कर पाएंगे, क्योंकि 100 इंटू 85% कर दिया जाएगा। और जो बाकी 200 करोड़ है वो तो अगर आप पूरे 200 करोड़ अप्लाई करेंगे तो पूरे 200 करोड़ अप्लाई करने पे आपको पूरा 200 करोड़ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। बट अगर आप पूरे 200 करोड़ कर भी देते हैं, समझो मैं यहां पर पूरे 200 करोड़ अप्लाई कर देता हूं, तो आपको दिख रहा है ये नंबर नेगेटिव आ जाएगा, ये नंबर 285 हो जाएगा और नेगेटिव 30 आ जाएगा। एंड नेगेटिव 30 आ जाने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा एज अ ट्रस्ट, मेरा उल्टा नुकसान ही होगा। वाई? बिकॉज ये 30 करोड़ तो सीधे लैप्स कर जाएगा, पुराने जजमेंट्स तो अब ओवरऑल हो चुके हैं मातृ सेवा ट्रस्ट वगैरह वाले, एंड देयर बाय मुझे ये बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। तो देयर बाय मैंने क्या सोचा कि 200 करोड़ अप्लाई क्यों करूं, 170 करोड़ अप्लाई कर देता हूं। 170 करोड़ इज सफिशिएंट ना, क्योंकि अगर मैं 200 करोड़ अप्लाई नहीं करूंगा, 170 करोड़ अप्लाई करूंगा, तो आप देख रहे हैं 170 करोड़ अप्लाई करके ये नेगेटिव 30 करोड़ की जगह जीरो हो जाएगा, मेरी टोटल इनकम तो जीरो ही रहने वाली है। इस तरीके से मैंने 200 करोड़ में से 170 करोड़ अप्लाई कर दिए और 30 करोड़ साइड में पड़े रह गए मेरे। तो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो मैथमेटिकली, तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो 45 करोड़ सेट असाइड रखे गए हैं, वो 45 करोड़ में से 30 करोड़ सच में सेट असाइड हो गए हैं, और जो 15 करोड़ है वो सेट असाइड हुए नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरा 100 करोड़ का डोनेशन किया था, तब जाके मुझे 85 करोड़ का डिडक्शन मिला था। यानी ये 15 करोड़ भी मेरे लग चुके हैं, ये 15 करोड़ मेरे सेट असाइड हुए नहीं हैं। मैं कर सकता था पर हुए नहीं है, ये तो लग चुके हैं। और जो 30 करोड़ है वो सच में सेट असाइड हुए पड़े हैं। ये जो लॉजिकली देख पा रहा है, लेकिन अब आपको एक इनहेरेंट डिफिकल्टी क्या दिखनी चाहिए? डिफिकल्टी ये दिखनी चाहिए कि सर दिख तो ऐसा रहा है जैसे कि आपने 45 करोड़ सेट असाइड किए हैं, उसमें से 85 करोड़ अप्लाई किए हैं, 170 करोड़ अप्लाई किए हैं, यानी आपके पास 45 करोड़ पड़े होंगे। पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने 100 करोड़ जो अप्लाई किए थे उसमें से मुझे एप्लीकेशन सिर्फ 85 करोड़ का ही मिला था, एंड देयर बाय 15 करोड़ जो सेट असाइड दिख रहा है वो सच में सेट असाइड हुआ थोड़ी है। सेट असाइड तो खाली 30 करोड़ हुआ है जो सच में सेट असाइड हुआ है, बाकी 15 करोड़ तो सेट असाइड हुआ ही नहीं है। अब आपको समझ आना चाहिए डाउट क्या उठा लोगों के मन में। डाउट ये उठा ट्रस्ट के मन में कि सर ये 30 करोड़ जो सेट असाइड किए ये तो हम 11.5 में इन्वेस्ट कर देंगे। वो तो हम समझ गए, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने 170 करोड़ अप्लाई किए 200 करोड़ में से, तो 30 करोड़ आपको सेट असाइड करने पड़ेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस 15 करोड़? ये 15 करोड़ को जो हम कह रहे हैं सेट असाइड किए हैं, सच में सेट असाइड किए कहां है? ये तो सच में अप्लाई हो चुके हैं, क्योंकि हमने डोनेशन कितने का दे दिया है? पूरे 100 करोड़ का। ये अलग बात है हमें एप्लीकेशन सिर्फ कितना माना गया है? 85, पर सच में पैसे तो 100 करोड़ चले गए होंगे ना, तब जाके तो 85 माना गया। तो क्वेश्चन क्या उठा? डाउट ये उठा कि ये 15 करोड़ जो सेट असाइड दिख रहा है पर है नहीं, क्योंकि ये तो अप्लाई हो चुका है पर एप्लीकेशन माना नहीं गया, इसे 11.5 में इन्वेस्ट कैसे करेंगे हम? क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हम डोनेट कर चुके हैं। देयर बाय गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला और सर्कुलर निकाल के क्लियर किया कि दिस 15 करोड़ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन 11.5। इसे 11.5 में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहां से इन्वेस्ट करूंगा? अगर अभी तक ये सर्कुलर नहीं आता तो कोई भी आदमी क्या देखता? कोई भी ये देखता देखो 45 करोड़ सेट असाइड किए, चलो 45 करोड़ 11.5 में आपके इन्वेस्टेड होने चाहिए, और बाकी आपने जो अप्लाई किया उसे टोटल इनकम जीरो हो गई। लेकिन अब जो ठीक से देख रहा है उसे पता चल रहा है कि सर 45 करोड़ सेट असाइड भले मुझे मेरे फॉर्मेट में दिख रहा है पर रियलिटी में तो हुआ ही नहीं है। रियलिटी में तो खाली मेरा 30 करोड़ ही सेट असाइड हुआ है, क्योंकि बाकी तो मैंने पूरे वो 15 करोड़ भी दे दिए थे ना। ये तो आपने मुझे डिडक्शन नहीं दिया, डिडक्शन 85% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या मुझे वो 15 करोड़ भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करके बोला जब तेरे पास है ही नहीं तो उसे इन्वेस्ट कैसे करेगा? इन्वेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेट असाइड भले 45 करोड़ दिख रहा है बट स्टिल इन्वेस्ट कितना करना है? इस क्वेश्चन में 30 करोड़। 30 करोड़ ही आपको 11.5 के अंदर इन्वेस्ट करना होगा।
जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है उसमें भी इन्होंने एक पूरा एग्जाम्पल बना के डिस्कस किया है, जो भी हम लेंगे पहले टेक्सचुअल डिस्कशन ले लेते हैं कि हमें सर्कुलर के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है। क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डोनेशन given to other trust or institution where only 85% is considered as an application while the remaining 15% does not qualify as an application. The Finance Act 2023 has inserted a clause to third provision to section 1023C and explanation 4 to section 11 दोनों regimes में, regime 1 में भी regime 2 में भी, to provide that any amount credited or paid out of current income of any fund or trust or institution or any hospital or any other medical institution under 1023C or any institution registered under section 12AA or 12AB as the case may be to any other fund or trust or institution registered under 1023C or any other trust registered under section 12AB as the case may be shall be treated as application only to the extent of 85% and the remaining 15% does not qualify as an application. Representations have been received raising the concern whether the balance 15% would be taxable or is eligible for 15% accumulation since the funds would not be available which have already been disbursed. तो बाकी 15% का करना क्या है, हम उसे क्या माने, क्योंकि हमारे पास तो वो पैसा अवेलेबल है ही नहीं। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला, reiterated that the eligible donation made by the trust to another institution or any of the two regimes, दोनों में 1023C में भी और 12AB में भी, shall be treated as application only to the extent of 85%. It means that when a trust in either regime donates 100 to another trust, it will be considered to have applied 85% for the purpose of charitable or religious activity. क्लैरिफिकेशन में इन्होंने क्लियर किया कि भाई 100 लगाओगे ना तो 85 भी मानेंगे, वो तो क्लियर ही है। It is clarified that 15% of such donation shall not be required to be invested in the specified modes as the entire amount of 100 has already been donated and is accordingly eligible for exemption. आपको उस 15 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो 15 को अप्लाई करना है, एक्यूमुलेट करना है या आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच में तो आपने 100 ही दिए थे, ये तो हमने डीम्ड एप्लीकेशन खाली 85% को ही बनाया। तो एक एग्जांपल बनाया है ट्रस्ट 1, ट्रस्ट 2, ट्रस्ट 3, जिसमें कोई भी रिजाइम फॉलो करो 1023C या 12AB डज नॉट मैटर, दोनों में प्रोविजन सेम ही कर दिया गया है और उसको आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसको हमने पार्शियली यूज किया था। जैसे आप ट्रस्ट 1 की इनकम देखो 300 की है, इनकी ग्रॉस रिसीट्स है, आपको अप्लाई कितनी करनी है, 85% आपको अप्लाई करनी है, तो 45 आपने सेट असाइड कर दी, 45 एडहॉक मिल गया आपको, जिसे 11.5 में इन्वेस्ट करना होता है, पर एडहॉक एग्जेम्पशन मिल गया, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, अदर कोई कंडीशन नहीं होती है। अब ये जो 255 था उसके लिए आपने क्या किया, आपने 100 किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, 100, और बाकी आपके पास 200 बच गया, 200 बच गया क्योंकि 100 तो आपने डोनेट कर दिया, पर जो आपने 100 किसी और ट्रस्ट को डोनेट किया उसमें से आपको मिला सिर्फ कितना, 85, और 200 अब जो आपको बैलेंस करना था अप्लाई या एक्यूमुलेट, उसमें आपने 200 किया ही नहीं, आपने 170 ही किया, क्योंकि वो सफिशिएंट था आपके लिए, क्योंकि आप 85 कर चुके हो और 170 करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा ना। तो अब सवाल उठा कि आपको कितना अमाउंट एक्यूमुलेट वगैरह करना पड़ेगा, यानी 11.5 में इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो क्लियर किया गया, आपको खाली 30 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 45 इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो गैप है खाली वही करना होगा, ना कि आपको वो 15 भी इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज हम समझते हैं वो तो आप पहले ही डोनेट कर चुके हो। अब ये ट्रस्ट 2 को गया पैसा, जब ये पैसा ट्रस्ट 2 को गया तो ट्रस्ट 2 की इनकम कितनी मानी जाएगी, 100 मानी जाएगी ना, क्योंकि ट्रस्ट 2 को मिला ही 100 है। भले ट्रस्ट 1 के लिए एप्लीकेशन 85 था, बट ट्रस्ट 2 को मिला तो 100 ही है ना। अब ट्रस्ट 2 क्या बोलेगा कि इसमें से 15% सेट असाइड कर देता हूं, मतलब मुझे अप्लाई कितना करना है, 85 मुझे अप्लाई करना है। तो इस ट्रस्ट ने क्या किया, इस ट्रस्ट 2 ने 100 मिले थे, पूरा का पूरा 100 किसी ट्रस्ट 3 को डोनेट कर दिया, पूरा 100, भले आपने पूरा 100 ट्रस्ट 3 को डोनेट कर दिया हो, स्टिल एप्लीकेशन तो 85 ही अगेन माना जाएगा, 85%। ये हम मान के चल रहे हैं दीज आर नॉट कॉर्पस डोनेशंस, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन तो एप्लीकेशन ही ना माना जाए, तो 85 मिलेगा। 85 मिल गया तो भी आपका आंसर तो नील हो गया, आपको कुछ और अप्लाई करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सवाल उठा कि वो जो बाकी 15 है क्या आपको उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कह दिया गया नहीं, कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज डन सफिशिएंट कंप्लायंस, क्योंकि आपने तो पूरे 100 दे दिए, भले एप्लीकेशन 85 भी माना गया हो। अब ये क्वेश्चन कंटिन्यू हुआ और आप ट्रस्ट 3 की बात करते हो कि ट्रस्ट 3 को कितने मिले, 100 मिले, क्योंकि ट्रस्ट 2 ने पूरे के पूरे 100 ट्रस्ट 3 को दे दिए थे। भले ट्रस्ट 2 ने एप्लीकेशन 85% ही माना एज पर लॉ, पर दे तो पूरे के पूरे 100 दिए थे ना, तो पूरे के पूरे 100 दे दिए, तो ट्रस्ट 3 अब क्या बोल रहा है, 100 मिले और उसमें से 15% मैं सेट असाइड कर सकता हूं और मुझे 85 अप्लाई करना होगा। पर ये जो 85 है इस बार उसने डोनेट नहीं किया, उसने अप्लाई किया किसी चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उसने 85 अप्लाई कर दिया, तो 15 बच गया ना। ये जो 15 बच गया उसे 11.5 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
यहां पर वो एस्केप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने किसी और ट्रस्ट को डोनेट थोड़ी किया था, इसीलिए लिखा है 15 जो बच गया वो 15 का 15 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 11/5 के मोड्स में। दैट्स इट, ये आपका सर्कुलर है। समराइज कर देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं सर्कुलर को। एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दिया, एप्लीकेशन ही नहीं है। एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को नॉन कॉर्पस डोनेशन दिया, एप्लीकेशन है पर 85% ही है। सामने वाले को तो पूरा का पूरा इनकम ही दिखाना है, सिर्फ एप्लीकेशन 85% लिया जाएगा, तो देने वाला 85% ही मानेगा और मिलने वाले को तो पूरा ही कंसीडर करना है। अब देने वाले के हाथ में सवाल आया कि अगर उसने 85% डोनेट कर दिया, यानी डोनेट तो पूरा कर दिया पर 85% का ही एप्लीकेशन मिला, तो वो जो 15 टका है वो मुझे क्या किसी भी तरह से इन्वेस्ट वगैरह करना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करके कहा कि नहीं, वो तो तुम कर ही चुकी हो ना डोनेट, उसे तुम्हें कहीं पर भी किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा दूसरा अपडेट हो गया चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के रिलेटेड। और अब हमारा तीसरा अपडेट आ जाता है, ये हम कवर करने के लिए देख लेते हैं, बट आइडियली स्पीकिंग ड्यू डेट्स के एक्सटेंशन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टैट्यूटरी अपडेट में हमेशा शामिल किए हैं, तो हमें कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज कभी ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसा कहें कि पूछ लिया इस बार, तो वो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि कभी नहीं आएगा। बट हां, थोड़ा सा हमारा सी कैटेगरी डिस्कशन हो जाता है क्या यहां पर भाई, फाइनेंस एक्ट 2021 ऑल टुगेदर पूरा नया रिजाइम लेके आया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। पहले ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, ले लिया बस ले लिया, पड़ा है आपके पास रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसे मॉडिफाई किया गया 2021 से कि आपको रेगुलरली अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद जो लोग नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको पहले प्रोविजनल मिलता है और प्रोविजनल के बाद उन्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जिसका भी बाद में रिन्यूअल होता है, क्योंकि वो 5 साल का रजिस्ट्रेशन ही होता है। और जो लोग पहले से रजिस्टर्ड थे उनको अपना नए रिजाइम के तहत एक कट ऑफ डेट तक फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इस तरीके से बातें आपने 12AB के अंदर पढ़ी होती है। तो जब हम 12AB के अंदर पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई पहले से रजिस्ट्रेशन लेके बैठा हुआ है, यानी कि पहले से रजिस्टर्ड था, ओल्ड ट्रस्ट था, और उसे अब री अप्रूवल करवाना है, री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसे फाइनेंस एक्ट 2021 ने कहा था कि तुम्हें 30/6/21 तक अप्लाई करना पड़ेगा। 30/6/21 तक यानी 3 महीने का समय दिया था। हालांकि ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था और एक्सटेंड करके कह दिया गया था 30/9/23 तक भी करोगे तो ही चलेगा। तो अब क्या हुआ है, दिस डेट जो 30/9/23 तक एक्सटेंड की गई थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30/6/24 तक, कि 36/24 तक भी अप्लाई करोगे तो भी चलेगा। ये पहला एक्सटेंशन हो गया। दूसरा एक्सटेंशन किन के लिए है, फॉर्म 10AB वालों के लिए है। ये ऊपर वाला एक्सटेंशन फॉर्म 10A वालों के लिए था जो री अप्रूवल कराना चाहते हैं या री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। जो फॉर्म 10AB है वो किन के लिए है कि आपने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन ले लिया था एज पर द न्यू लॉ आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2021, जो न्यू लॉ है, अब आप उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं वो जो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है वो आपको कब तक लेना होता है, जो भी आपका एक्सपायरी हो रहा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का उसके 6 महीने पहले, एंड कमेंसमेंट जब भी एक्टिविटीज का हुआ होगा उसके 6 महीने बाद, विच एवर इज अर्लियर। ये जो भी टाइम पीरियड होता है तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसका प्रोविजनली पहले से रजिस्ट्रेशन होता है, ये उसके लिए प्रोविजन होता है, ये बात आप जानते हैं। जिसमें एक्सटेंशन दिया गया था कि 30/9/23 तक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 30/9/23 तक का एक्सटेंशन दिया गया था इसे बढ़ा के भी 30/6/24 कर दिया गया है, यानी 30/6/24 तक भी अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्विकली रीड कर लेता हूं। फॉर्म 10A इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर री अप्रूवल or re-registration of fund which were already approved under the old earlier provisions, or in case of provisional approval registration. In other cases such as renewal of approval registration, final approval registration 10AB is to be filed. तो दो फॉर्म्स होते हैं, एक 10A और एक 10AB, उसके रिलेटेड डिस्कशन है। तो पहले 10A के डिस्कशन की बात कर रहे हैं, री अप्रूवल या री रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन 1023C या 12A वाला रजिस्ट्रेशन है, was made on or before 36/21। इस डेट को एक्सटेंड करके 39/23 किया गया था और अब एकदम बॉटम पे दिया है कि इसे एक्सटेंड करके 36/24 कर दिया गया है। और दूसरा फॉर्म 10AB, फाइनल अप्रूवल या फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ 1023C या 12A वेयर सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वाज प्रोविजनली अप्रूव्ड और प्रोविजनली रजिस्टर्ड एटलीस्ट 6 months प्रायर टू एक्सपायरी और विद इन 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, जो भी विच एवर इज अर्लियर होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। पर अगर ये टाइम पीरियड 30/9/23 के पहले एक्सपायर हो गई तो डेट एक्सटेंड किया हुआ था 30/9/23 और अब उस 30/9/23 को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30/6/24। दैट्स इट, ये हमारा तीसरा अपडेट हो गया विथ रिगार्ड टू आवर चैप्टर ऑफ ट्रस्ट। तो हमने ट्रस्ट चैप्टर के
सारे अमेंडमेंट्स को कवर कर लिया है। तो क्या क्या अमेंडमेंट, फटाफट ट्रस्ट चैप्टर के हम रिवाइज कर ले। तो पहला, जो 11(5) मोड्स के इन्वेस्टमेंट है उसमें एक आइटम ऐड कर दिया गया है, यूनिट्स ऑफ पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दूसरा डिस्कशन, जो आप 85% ही एप्लीकेशन मानते हो तो बाकी 15% डोनेट तो हो ही चुका होता है ना, भले आपने एप्लीकेशन नहीं माना तो उस 15% को अलग से कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। एंड तीसरा डिस्कशन, जो 10A और 10AB की ड्यू डेट्स है जो आपकी एक्सपायर हो चुकी है 30/9/23 को, उन्हें एक्सटेंड करके कर दिया गया था 30/6/24। जो आपकी ड्यू डेट्स, चाहे वो अप्रूव्ड पुराने ट्रस्ट को रीअप्रूवल दिलाने के लिए हो या फिर जो नए ट्रस्ट प्रोविजनली रजिस्टर किए थे उनको फाइनल में कन्वर्ट करना हो, उनकी रिस्पेक्टिव डेट्स को 30/9/23 से बढ़ा के 30/6/24 कर दिया गया है। दैट्स इट, ट्रस्ट चैप्टर में हमारे यही चेंजेस किए गए। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिडक्शन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। बेसिकली हम टीडीएस के रिलेटेड प्रोविजंस अब कवर करने वाले हैं। पहले एक बार क्विकली आपको बता दूं टीडीएस में कहां कहां बदलाव किए गए हैं। हमें 4 बदलाव कवर करने हैं। एक सेक्शन 194 डिविडेंड के अंदर, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंदर, 194I रेंट के रिलेटेड, एंड देन 194O जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटता है उसके रिलेटेड, जिसमें ईसीओ वाला डिस्कशन एक लेंदी सर्कुलर है जो हमें कवर करना है, जैसा लेंदी सर्कुलर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अपडेट्स में भी आया हुआ है। तो हमें 4 चीजें कवर करनी है, 194, 194A, 194I एंड 194O। इतना ही हमारा टीडीएस के अंदर कुछ अपडेट, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला डिस्कशन हम कवर करते हैं, बहुत सिंपल सा कवरेज है 194A के रिलेटेड। आप जानते हैं 194A के प्रोविजंस क्या हैं, कि जो इंटरेस्ट होता है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस तो सेक्शन 193 में कवर हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन किसी रेसिडेंट पर्सन को किसी भी तरीके का ब्याज दे रहा है तो उस ब्याज पे हम 10% टीडीएस की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चाहे वो किसी भी पर्सन ने इंटरेस्ट दिया हो उसे टीडीएस काटना होता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो तभी टीडीएस काटना होता है जब उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ या 50 लाख डिपेंडिंग अपॉन की बिजनेस है या प्रोफेशन हो, तभी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। ये आप 194A में जानते हैं। अब आप 194A के एक्सेप्शन भी ध्यान में होंगे आपको, जिन एक्सेप्शंस में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आपने टाइम डिपॉजिट्स कराए हैं तो टाइम डिपॉजिट्स अगर 40,000 रुपए तक का ब्याज दे रहे होंगे पूरे साल में तो कोई टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी रेसिडेंट और आपकी उम्र 60 ईयर्स और मोर है तो उस केस में 50,000 की लिमिट आपको मिलती है। जिन एक्सेप्शंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत भी कुछ डिपॉजिट्स को कवर किया जाता है और इन स्पेसिफिक एग्जेम्पशन में अगर कवर नहीं हुआ तो जनरल लिमिट 5,000 की होती है। यानी अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह होते हैं तो ब्याज अगर 5,000 के ऊपर गया तो पूरे पे आपको टीडीएस 10% काटना होता है। तो गवर्नमेंट ने 2023 में एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, जिस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर वुमेन टैक्स पेयर अगर डिपॉजिट कराते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो वो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस लगेगा या नहीं, यह सवाल था जो 194A के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के क्लेरिफाई किया है गवर्नमेंट ने। ये जो आप स्कीम के तहत डिपॉजिट कराते हैं ये पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, एंड पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो 40,000 या 50,000 तक का तो टीडीएस होता ही नहीं है इंटरेस्ट होने पे। तो ये नोटिफिकेशन निकाल के क्लैरिफाई किया गया कि ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है हमारा, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस में जब डिपॉजिट होगा ना तो जो 2 साल का डिपॉजिट है उस 2 साल के ऊपर ब्याज इतना आएगा ही नहीं कि उसके ऊपर टीडीएस लगाया जा सके। इसीलिए ये क्लैरिफाई हो गया कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं होने वाला। तो अगर हम खाली काम की बात रीड करें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड द स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके बारे में कुछ बातें दी है। एक वन टाइम स्कीम है, हमेशा के लिए नहीं आई है, वन टाइम स्कीम है, अवेलेबल फॉर 2 years फ्रॉम 1st of April 2023 टू 31st of March 2025, जिसमें मैक्सिमम डिपॉजिट आप 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं इन द नेम ऑफ अ वुमेन और अ गर्ल फॉर 2 years। 2 साल का फिक्स डिपॉजिट हो गया, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है 7.5% जो क्वार्टरली कंपाउंड होगी।
तो एवरी 3 मंथली उसे कंपाउंड किया जाएगा, तो 3 मंथ्स में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा वो री इन्वेस्ट होकर उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। इस तरीके से अगर आप 2 साल का इन्वेस्टमेंट करेंगे जो फिक्स्ड है और जो आप मैक्सिमम 2 लाख का कर सकते हैं, तो 7.5% का कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 40,000 क्रॉस करेगा ही नहीं, 40,000 क्रॉस करेगा ही नहीं, तो इसीलिए कह दिया गया कि इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, खाली इतना ध्यान में रखो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत जो भी इंटरेस्ट मिला उस पर टीडीएस नहीं है। आपको स्कीम के बारे में चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है, वो तो आपकी खाली जानकारी के लिए आपको प्रोवाइड की गई है। ये हमारा पहला डिस्कशन 194A का कंप्लीट हो जाता है। दूसरे डिस्कशन पे आ जाते हैं सीधे, विच इज रिलेटेड टू डिविडेंड। 194 के डिस्कशन पे आ जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझ में आना। क्या हुआ है, दो पर्संस हैं, दोनों आईएफएससी में लोकेटेड है, दोनों। तो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक डिस्कशन। इट्स अ यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी एंड दोनों ही एंगेज्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स, दोनों। तो बड़ा स्पेसिफिक सा डिस्कशन है। 2 यूनिट्स हैं लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और दोनों लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स के बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। इस यूनिट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये यूनिट इसको डिविडेंड पे करती है। अब जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो ये जो पेयर है, इस पेयर की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये 194 में टीडीएस काटे। उसकी जिम्मेदारी हो गई कि 10% टीडीएस इसे 194 में काटना पड़ेगा। और ये जो यूनिट इन आईएफएससी है ये पेई हो गया जिसका टीडीएस काटा जाएगा। तो अब इसमें दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि ये जिसकी इनकम हुई है डिविडेंड इनकम, इसकी इनकम्स 10 क्लॉज 34B के तहत एग्जेम्पशन चैप्टर में एग्जेम्प्ट रखी जाती है। 1034B में ये एग्जेम्प्ट होती है, इसे टैक्सेबल नहीं किया जाता। तो आपको अपने आप एक प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए कि सर जो पेई है उसकी इनकम्स एग्जेम्प्ट होती है अगर 1034B के तहत, तो फिर ये जो डिविडेंड है उस डिविडेंड पे अगर टीडीएस कट के आएगा तो दैट विल अननेसेसरी क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज टैक्स तो आना ही नहीं है उसके ऊपर, तो अननेसेसरी बाद में रिफंड का प्रोसीजर और ये सब करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी टीडीएस क्यों लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 197A के थ्रू अपनी पावर का इस्तेमाल किया। जो 197A के अंदर पावर है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट लोअर डिडक्शन या फिर नो डिडक्शन करा सकती है, और 197A की पावर इस्तेमाल करके नोटिफाई किया कि हम ये सिचुएशन में टीडीएस नहीं काटना है, ये पावर एक्सरसाइज करते हैं एंड कह दिया कि इस पे टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें बता दी, और शर्तें क्या बता दी, पहली शर्त इन्होंने कहा कि ये जो पेई है उसको पेयर को अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी यानी कि एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई देख ऐसे ऐसे करके मेरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 1034B के तहत, इसीलिए मैं आश्वासन देता हूं कि तू टीडीएस नहीं काटेगा तो चलेगा। तो एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पेई को टू द पेयर, और फिर उस बेसिस पे पेयर टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन पेयर को अपने रिटर्न फाइलिंग में, जब वो रिटर्न फाइल करता है ना क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न, उसमें इस इनकम को दिखाना होगा, लेकिन उसमें टीडीएस नहीं काटा हुआ होगा, यानी टीडीएस के कॉलम में 0 जाएगा, पर इतना पे किया है वो रिपोर्ट करना होगा ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि इतना पे किया गया था एक ऐसी यूनिट को जिसमें हमने 1034B के अंदर एग्जेम्पशन किया हुआ है, एंड देयरबाय उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा गया है। ये इतनी स्पेसिफिक सी बात हमारी 194 के अंदर क्रिएट हुई है। मैं क्विकली एक बार रीड कर लेता हूं। 194 रिक्वायर्स डिडक्टिंग टीडीएस एट 10% बाय द ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसिडेंट शेयर होल्डर। एज पर 197A, no deduction would be required, or deduction would be made at a lower rate by an association to such person as the government may notify on this behalf. So using this power, government ने 1 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन निकाला, no tax is required to be deducted under section 194 from dividend paid by any unit of IFSC engaged in business of leasing of aircraft to a company being a unit of IFSC again engaged in business of leasing of aircraft, subject to the following. First, the payee has to furnish a declaration to the payer giving the details in which the dividend income is eligible for exemption under section 1034B, and the payer would not deduct the TDS on the payment made to the recipient after the date of receipt of copy of such declaration, and furnish the particulars on which TDS has not been deducted in the statement of
टीडीएस। तो डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी, बट टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है जिस दिन आपको ये कॉपी मिल जाए डिक्लेरेशन की फ्रॉम द पेई। तो ये स्पेसिफिक सी सिचुएशन एमसीक्यू में कहीं डाल दी जाए या किसी फुल क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा टीडीएस का पॉइंट डाल दिया जाए तो आपको ध्यान रखना इसके ऊपर टीडीएस नहीं है। ये हमारा दूसरा अपडेट कंप्लीट हो जाता है। तीसरे अपडेट पे आ जाते हैं। थोड़ा मिलता जुलता अपडेट है, जैसा आपने पिछला अपडेट देखा वैसा ही कुछ अपडेट है, नॉट एग्जैक्टली सेम, कुछ सिमिलैरिटीज है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं विथ रिगार्ड टू रेंट 194I के रिलेटेड। क्या है यहां पर डिस्कशन भी अगेन थोड़ा सा अगर हम विजुअलाइज कर ले तो यहां दो लोग हैं, एक को हम कह रहे हैं लेसर, एक को हम कह रहे हैं लेसई। ये जो लेसर है उसने मशीन लीज पे दी है, जिसके सामने लेसर को रेंट और लीज इनकम होने वाली है। यानी ये जो लेसी है वो पेयर हो गया और जो लेसर है वो पेई हो गया। जिसमें ये जो लेसर है ये कोई आम लेसर नहीं है, ये एक आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है। आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है जिनका काम लीजिंग का है। बट लीजिंग ऑफ व्हाट? लीजिंग ऑफ शिप्स। दे आर प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ शिप्स। इसका मतलब सर ये जो मैंने मशीन लीज पे दी है, ये मशीन कोई और मशीन नहीं, शिप है। तो हम जानते हैं 194I के प्रोविजंस। 194I के प्रोविजंस क्या है कि सर कोई भी तरह का रेंट है तो उसके ऊपर 2% टीडीएस लगाया जाता है अगर प्लांट एंड मशीनरी है, और अगर 10% टीडीएस लगाया जाता है बाकी चीजों पे। अगर आप किसी रेसिडेंट को किसी भी तरह का रेंटल पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जिसमें अगर अमाउंट 2,40,000 तक है तो टीडीएस नहीं होता, पर 2,40,000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस लगाया जाता है। तो ये जो सिचुएशन आप आपके सामने देख रहे हैं कि लेसर एक आईएफएससी है जो लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, वो लीजिंग ऑफ शिप्स का काम करता है। उसने किसी पर्सन को लीज पे शिप दी है और उसके सामने उसे रेंटल लीज की इनकम हो रही है। तो वो रेंटल लीज की इनकम पे लेसी जो पेयर है उसे क्या काटना पड़ेगा? 194I में 2% पे टीडीएस काटना पड़ जाएगा। ऑब्वियसली अमाउंट 2,40,000 से ज्यादा है तो जो होगी ही, क्योंकि ये बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस पे 2% टीडीएस हो जाएगा। तो इस 2% टीडीएस से सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो लेसर है वो एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। 80LA आपने डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा होता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि जिस भी साल अप्रूवल मिला होगा वहां से 15 साल के अंदर आप कोई भी 10 कंसेक्यूटिव साल अपना 100% डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम का। यह बात आपने 80LA में पढ़ा होता है। तो अब ये जो लेसर को रेंटल लीज इनकम हो रही है वो उसके लिए 80LA में एलिजिबल फॉर डिडक्शन होगी। अब अगर उसके लिए वो रेंटल लीज इनकम एलिजिबल फॉर डिडक्शन होगी तो उसकी इनकम तो जीरो हो जाएगी, टैक्स तो आएगा नहीं, लेकिन अननेसेसरी ये पेयर इस पे क्या काट लेगा? टीडीएस। जो टीडीएस काटने से डिफिकल्टीज ही तो इंक्रीज होगी ना, क्योंकि रिफंड मांगना पड़ेगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ये सब इश्यूज होंगे। तो गवर्नमेंट ने अगेन क्या किया? 197A की पावर यूज की और 197A की पावर यूज करके क्या बोला? नो टीडीएस, इस पर कोई टीडीएस नहीं लगाना है। ये हम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस पे टीडीएस नहीं लगाएंगे, यानी लेसर का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगेन दो शर्तें हैं, वही दो शर्तें जो आपने पिछले डिस्कशन में देखी थी। पहली शर्त क्या कि ये जो लेसर है ना, उसे लेसी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे करके मैं इस साल 80LA में डिडक्शन लेने वाला हूं, इसीलिए आप मेरा टीडीएस ना काटें। और जो लेसी है वो इस कॉपी को मिल जाने के बाद टीडीएस तो नहीं काटेगा, लेकिन जो अपना रिटर्न भरेगा उस रिटर्न में इसे शो जरूर करेगा, भले उस पे टीडीएस नील रहने वाला है, ताकि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचे कि इस तरीके से इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगाया गया लेकिन इतने की इनकम क्रिएट हुई है। रीड कर लेते हैं फटाफट। कवरेज हो गया हमारा। 194I रिक्वायर्स टीडीएस बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF जिसकी टोटल सेल्स रिसीट 1,50,00,000 से ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर ऑन अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू रेसिडेंट एज पर 197A नो डिडक्शन वुड बी मेड या लोअर रेट अगर सरकार नोटिफाई कर देती है। तो अब सरकार ने नोटिफाई किया 1 सितंबर 2023 को। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194I फ्रॉम लीज रेंट और सप्लीमेंटल लीज रेंट मेड बाय अ लेसी टू अ लेसर बीइंग अ यूनिट ऑफ एन IFSC फॉर अ लीज ऑफ शिप। एक बात छोटी सी ध्यान में रखना, यहां अलग क्या है। यहां लेसर में मैंने IFSC लीजिंग ऑफ शिप कहा है, लेसी में ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब लेसी एनी पर्सन हो सकता है, ये क्रिटिकल बात हो सकती है। जब हमने ऊपर डिविडेंड वाला डिस्कशन किया तो उसमें हमने दोनों को कहा IFSC में है और दोनों लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स में थे।
यहां पर हमने कहा खाली लेसर आईएफएससी में है जो लीजिंग ऑफ शिप्स में है, और कुछ नहीं कहा हमने, यानी कि लेसी के लिए कुछ भी नहीं कहा। लेसी कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी कर रहा हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। Then it will not be subject to TDS, no tax, subject to following. First, the lessor shall furnish a declaration कि वो उन्हीं ईयर्स में है जो 10 कंसेक्यूटिव ईयर होते हैं जहां पर लेसर ने ऑप्ट किया है 80 LA के डिडक्शन के लिए। एंड द लेसी वुड नॉट डिडक्ट TDS आफ्टर रिसीट ऑफ कॉपी, बट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द पर्टिकुलर्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न जो आपको फाइल करना होता है। द अबव रिलैक्सेशन इज अवेलेबल टू लेसर ओनली ड्यूरिंग द सेड प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू 10 कंसेक्यूटिव ईयर जब उसने ऑप्ट किया है। The lessee is liable to deduct tax of lease rent for any other year. देखो ऊपर वाला जो डिविडेंड वाला डिस्कशन था उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ना कि इतने सालों के लिए डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट ही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर कैसा है, 10 साल के लिए ही डिडक्शन मिलता है, तो अगर ये 10 साल के अलावा और कोई साल है तो फिर उस केस में तो टीडीएस काटना ही है। टीडीएस तभी नहीं काटना जब उन 10 सालों को छोड़ के कोई और, जब उन 10 सालों की बात की जा रही है तब 10 सालों को छोड़ के कोई और साल है तो टीडीएस मैंडेटरी हो जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ 194I। ये हमारा तीसरा अपडेट कवर हो गया, और अब चौथा थोड़ा डिटेल्ड अपडेट, लास्ट अपडेट ऑफ टीडीएस का डिस्कशन 194O का जो हमारा टीडीएस है। 194O पहले थोड़ा सा ध्यान में ले लो। 194O क्या था सर? 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए था। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर किसी रेसिडेंट सेलर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर उसके ऊपर 1% आपको टीडीएस काटना होता है ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हालांकि इसमें भी हमने ये बात पढ़ी हुई होती है कि जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है उसमें अगर पेमेंट एडवांस में हो रही है तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, क्योंकि तब आप डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कितना जीएसटी है। पर अगर बुक्स का इनवॉइस बन चुका है तो फिर तो ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है कि 1% टीडीएस काटना होता है। तो 194O बड़ा सिंपल है, ई कॉमर्स ऑपरेटर एट 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट वेयर द सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज फैसिलिटेटेड थ्रू इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें 194O सबसेक्शन 4 में सीबीडीटी को ये पावर है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट कि वो डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए सर्कुलर निकाल सकता है। एंड इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है और हमें वही गाइडलाइंस पढ़नी है। यानी 194O में कोई अपडेट या अमेंडमेंट नहीं है, कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। अब इन क्लैरिफिकेशन और गाइडलाइंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर इनको हम गाइडलाइंस को रीड कर सकते हैं। होने क्या लगा है, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कई सारे क्रिएट होने लग गए हैं। देयर आर सो मेनी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। मैं किसी सामान को खरीदने के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे कितनी जगहों पे जा सकता हूं और अपना सामान खरीद सकता हूं, जिसमें एक बायर के लिए अब एक प्रॉब्लम होने लग गई है। प्रॉब्लम क्या होने लग गई है, वही सामान इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है, तो जब मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूं तो हर जगह पे रेट अलग अलग होती है। एंड देयर बाय एक बायर को मेहनत करनी पड़ती है कि वो सही प्लेटफॉर्म ढूंढे जहां पे उसे सस्ते से सस्ते में सामान मिल जाए। एंड ये एक मशक्कत हो जाती है। जो बायर ये करता है उसे और सस्ते में सामान मिल जाता है, क्योंकि इसे ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बट जो नहीं करता उसे पता भी नहीं चलता कि इससे सस्ते में खरीदा जा सकता था और वो महंगे में किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई सामान खरीद लेता है। सेम चीज एक सेलर के साथ भी होती है। एक सेलर जब अपना सामान बेचना चाहता है तो वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर बेचेगा, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बेचेगा, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अलग अलग जगहों पे बायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो हर बायर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हर सेलर ये कोशिश करेगा कि उसका प्रोडक्ट हर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो, और हर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो तो ये टीडीएस एक्टिविटी हो गई कि उसे हर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब कुछ समय हो गया, गवर्नमेंट एक रेवोल्यूशन लेके आई है जिसे नाम दिया गया है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो अभी भी इवॉल्व हो रहा है। इट इज अंडर प्रोसेस। आने वाले समय में और बेहतर होता चला जाएगा। एंड देयर बाय इसके रिलेटेड जो इश्यूज आए टैक्सेशन में, उसे गाइडलाइंस के थ्रू सीबीडीटी ने अभी ही क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम आगे जाके और होती, अभी भी होने लग गई थी, पर उसे क्लैरिफाई कर दिया गया। ये ONDC क्या है? ये ONDC इज अ पब्लिक नेटवर्क एंड ओपन नेटवर्क, नाम से ही पता चलना चाहिए, जहां सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के कौन से प्रोडक्ट्स किस प्राइस पे बिक रहे हैं वो सब एक जगह अवेलेबल होंगे। यानी सेलर्स किसी भले एक ही प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, ONDC पे अपने आप को रजिस्टर करके वो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। इस तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सेम एक बायर किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर था, समझो अमेजन, तो अब वो ONDC पे जब अपने आप को रजिस्टर कर लेगा तो ONDC पे उसे बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी प्राइसेस एक साथ दिखाई देंगे।
इस तरीके से वो अपने हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट एट द चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल बाई करना चाहे तो कर सकता है। तो इसमें सेलर का भी फायदा है और इसके अंदर बायर का भी फायदा है। अब इस नेटवर्क क्रिएट हो जाने से होगा क्या, मैं समझो बायर हूं, मैं अपने एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हूं, तो मैं उसे कहूंगा बायर साइड ईसीओ। मैं एक ऐसे ईसीओ पे हूं जो बायर का ईसीओ है, पर मैं जिस सेलर से खरीदना चाहता हूं वो सेलर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर सेलर इसी प्लेटफॉर्म पे होता तो एक ईसीओ होता, उसी ईसीओ पे सेलर भी है, उसी ईसीओ पे बायर भी है, वो तो बड़ा सिंपली हो ही जाता है, हमसे दिक्कत नहीं होती। बट यहां क्या होने वाला है, अब बायर जिस ईसीओ पे है उस पे सेलर नहीं है, और जो बायर का ईसीओ है वो बायर का ईसीओ से कनेक्ट करके देता है टू द सेलर का ईसीओ, और सेलर के ईसीओ पे सेलर बेच रहा है। ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ओएनडीसी, क्योंकि ओएनडीसी सारे ईसीओ को एक जगह ले आया। यानी आप विजुअलाइजेशन में देखें तो कुछ इस तरीके से हो गया, ये सेलर था, ये बायर था, और इनको मिलाने वाला ईसीओ था। इतना सा सिंपल सा ट्रांजैक्शन था हमारा। अब क्या होने लग गया है, ये बायर है, ये बायर का ईसीओ है, ये सेलर है, ये सेलर का ईसीओ है, और अब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। इस तरीके से ट्रांजैक्शन में दो ईसीओज इन्वॉल्व हो गए हैं। दो ईसीओज को हम कहते हैं मल्टीपल ईसीओ। उसे मल्टीपल ईसीओ के नाम से जाना जाएगा क्योंकि और सारे ईसीओज आ गए। इसमें बीच में और भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट हमने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया कि इस तरीके से सेलर सेलर के ईसीओ पे है, बायर बायर के ईसीओ पे है, और उन दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है। मतलब दो ईसीओ मिलके इस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल कर पा रहे हैं। यहां से यहां गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होगी, और यहां से यहां कंसीडरेशन फ्लो होगा। दैट इज हाउ द सिचुएशन विल बी। पर अब जब ये ट्रांजैक्शन बनेगा तो आपके दिमाग में डाउट आने शुरू हो जाने चाहिए, जिसकी वजह से गाइडलाइंस आई। आपके दिमाग में डाउट आना क्या शुरू हो जाना चाहिए कि सर अभी जो टीडीएस काटना होता है ना, वो टीडीएस कौन काटेगा सर? ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि यहां तो दो दो ईसीओ हैं और हमें तो कहा गया था ईसीओ काटता है। अभी तक हम तो सर इसी मॉडल में थे, ट्रेडिशनल सिंपल मॉडल, जिसमें हम सोच रहे थे कि भाई ये ईसीओ काट लेगा ना इस सेलर का, चाहे पेमेंट ईसीओ के थ्रू ही हो या डीम्ड पेमेंट हो। ये बात आपने पढ़ी हुई होती है, बायर ईसीओ को पैसे दे या बायर सेलर को पैसे दे, टीडीएस तो काटना ही पड़ता है, वो हिसाब तो करना ही पड़ेगा। तो डीम्ड पेमेंट हो या पेमेंट हो, एज द केस में भी ईसीओ को टीडीएस काटना है 1% ऑन द ग्रॉस अमाउंट। पर अब इस सिचुएशन के अंदर सर कैसे होने वाला है ये? तो गाइडलाइंस के थ्रू सिंपल सी चीज क्लेरिफाई की गई है कि भाई इनमें से कौन सा ईसीओ अल्टीमेटली सेलर से इंटरैक्ट करता है, क्योंकि वो जो सेलर है हमको टीडीएस तो उसका काटना है ना। तो सिंपली इन्होंने क्या बोला कि ये जो सेलर का ईसीओ है ना वो इंटरैक्ट करता है विद द सेलर, देयर बाय बायर के ईसीओ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो किसको करना है? सेलर के ईसीओ को करना है। इसका मतलब बायर से जो पैसा आया होगा बायर ईसीओ के पास, बायर ईसीओ से पैसा आया होगा सेलर ईसीओ के पास, सेलर ईसीओ जब सेलर को पैसे दे रहा होगा तब सेलर को पैसे देते वक्त ग्रॉस अमाउंट पे 1% टीडीएस काट लेगा। सिंपल, ये एग्जीक्यूशन करनी है। तो अब ये सुनने पे भी आपके मन में सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? सर देखो ऐसा हुआ कि ये जो सेलर है ना वो अपना सामान बेच रहा है 100 रुपए में, 100 रुपीज में बेच रहा है। तो 100 रुपीज में बेच रहा है तो सर होगा क्या, बायर तो 100 रुपीज देगा, ये 100 रुपीज पे करेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ये जो 100 रुपए वो देगा, वो 100 रुपए में से बायर ईसीओ क्या करेगा, 1 रुपए अपने पास रख लेगा एज अ कमीशन कि भाई मेरा कट, क्योंकि मेरी वजह से ये पॉसिबल हो पाया ना, तो मेरा भी तो कट बनता है। तो वो 1 रुपए अपने पास रख लेगा, 1 रुपए अपने पास रख लेगा, और आगे पास कितना करेगा? 99 पास करेगा। 99 रुपीज बायर ने तो पूरे 100 दिए, बायर ईसीओ ने 1 रुपए अपने पास रख लिया और 99 आगे पास कर लिए। अब सेलर ईसीओ बोलेगा मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं, मैंने कोई एनजीओ तो खोला नहीं है, देयर बाय मैं भी अपना कुछ कमीशन रखूंगा। समझो इसने 2 रुपए का कमीशन रख लिया, नंबर अलग रख रहा हूं ताकि विजुअलाइज अच्छे से हो, 2 रुपए का कमीशन रख लिया। एंड इस तरीके से इसे पास कितने करने जा रहा है? 97 रुपीज, क्योंकि 2 रुपए इसने अपना कट कर लिया। तो सवाल क्या उठेगा लोगों के मन में कि सर अब वो जो 1% टीडीएस काटना था वो भी तो काटना पड़ेगा ना? हाँ काटना पड़ेगा, यानी इस 97 रुपीज में से 1% टीडीएस काटना है, 1% टीडीएस काटना है। बट वो 1% टीडीएस सर किस पे लगाएं, 99 पे लगाएं या 97 पे लगाएं? तो गाइडलाइंस ने क्लेरिफाई किया कि भाई हमने क्या बोला था, ग्रॉस अमाउंट पे लगाना है। तो व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट? द ग्रॉस अमाउंट इज 100 ना। तो भले उसने 1 रुपया कमीशन रख लिया, इसने 2 रुपए कमीशन रख लिया, स्टिल 1% कितने पे लगाया जाएगा? 100 रुपए पे ही लगाया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वो वैसे का वैसे ही रखा जाएगा। 1% ऑन 100 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अज्यूमिंग इनवॉइस पहले बनाए। अगर एडवांस में पेमेंट हुई है ना
तो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। ये बात आपको 194Q में भी पढ़ाई होती है और 194O में भी लागू होती है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन से आगे मैं आपको टेक्स्ट में दिखा दूंगा, बट ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। 194Q में भी आपने सेम बात पढ़ी होती है। तो 1% आपको 100 पे इस सेलर ईसीओ को करना है। मतलब सर बायर ईसीओ फ्री है? हाँ जी, बायर ईसीओ फ्री है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो सेलर ईसीओ को ही करना रहेगा। इसी ट्रांजेक्शन में कई बार क्या होता है, आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करके दूं। ये बायर होता है, बायर ईसीओ पे जाता है, बायर ईसीओ सेलर ईसीओ पे जाता है, और सेलर ईसीओ खुद ही सेलर बन जाता है। खुद ही सेलर बन गया वो, बोले मैं ही बेचूंगा, मैं ही सेल कर रहा हूं। तो होता है अमेजन, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो लिस्टेड लोग होते हैं उन्हीं के थ्रू बेचता है। अमेजन खुद के थ्रू भी बेच सकता है, खुद के वेयरहाउस से भी बेच सकता है। तो अमेजन एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, बट वो कई बार सेलर भी बन जाता है। तो उस केस में सवाल उठा कि अब क्या करेंगे, अब तो सेलर ईसीओ ही सेलर बन गया है। तो गवर्नमेंट ने वो भी क्लैरिफाई किया और बोला कि भाई सेलर ईसीओ ही सेलर बन गया है, हम समझते हैं, लेकिन अब आप सेलर ईसीओ को ईसीओ बुला क्यों रहे हो? क्योंकि सेलर ईसीओ कहां है? वो तो खुद सेलर है अब, और अगर वो खुद सेलर है तो सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? इस ईसीओ पे आ जाएगी, जिसको आप बायर ईसीओ बोल लो या खाली ईसीओ बोल लो, नाम में क्या रखा है, काम क्या है, उस पर ध्यान दो। वो बायर ईसीओ पे सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। इसका मतलब इसे टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं बोला जाएगा वो ईसीओ का टीडीएस काट रहा है, ऐसा बोला जाएगा वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काट रहा है। क्योंकि वो जो सेलर ईसीओ है वो ईसीओ की तरह कर कहां रहा है, वो तो सेलर की तरह कर रहा है ना। इस तरीके से ये क्लैरिफिकेशन भी इन गाइडलाइंस के अंदर ही दे दिया गया। फिर कुछ और चीजें भी क्लैरिफाई कर दी गई, जैसे सर ये जो 100 रुपए होते हैं, उसके अलावा कितनी बार होता है कि कन्वीनियंस फीस लगाई जाती है, डिलीवरी चार्जेस लगाए जाते हैं, ऐसे और भी बहुत कुछ लगाया जाता है। तो वो सब भी इंक्लूड रखना है ग्रॉस अमाउंट में। गाइडलाइन से बोला यस, हमने ग्रॉस अमाउंट बोला मतलब सब कुछ ही आता है ना उसके अंदर। मतलब अगर 100 रुपए के अलावा तुमने 5 रुपए की कन्वीनियंस फीस ली है, तो फिर जो टीडीएस है वो 100 पे नहीं होगा, 105 पे होगा। पूरा टोटल 105 रुपए पे टीडीएस काटने की जिम्मेदारी आ जाएगी। जो फाइनली सेलर को पैसे रिलीज करने वाला है उसके ऊपर जिम्मेदारी पूरी तरह से पहुंच जाएगी। ऐसी ही सेम बात इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी पढ़ाई जा रही है, सेक्शन 52 में। 52 में भी यही कहा जा रहा है, मल्टीपल ईसीओज हैं, तो वो ईसीओ जिसे टीसीएस कलेक्ट करना है वो फाइनली रिलीज करता है अपना पेमेंट, उसी ईसीओ की बात की जाती है, जिसे अपने जीएसटीआर 8 में भी दिखाना होगा। तो ये बात आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अपडेट्स में भी पढ़ाई गई है। अब वहां इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पढ़ोगे तो भी आपके लिए रेलेवेंट होगा। आपको जॉइंट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईबीएस का भी पेपर है, पेपर 6 भी है, जिसमें हो सकता है कॉम्बो में पूछ लिया जाए, क्योंकि यही ट्रांजेक्शन डायरेक्ट टैक्स की ट्रीटमेंट भी आएगी और इनडायरेक्ट टैक्स की ट्रीटमेंट भी आएगी। तो वो टीसीएस का जो कलेक्शन हो रहा है सेक्शन 52 के अंदर, उसके अंदर भी ऐसे ही मल्टीपल ईसीओज में जो फाइनली ईसीओ पेमेंट रिलीज करता है उस पर्सन को टीसीएस का कलेक्शन करना होता है। यह बात वहां 52 में कवर की जाती है और जीएसटीआर 8 में दिखाना होता है। ये मैंने आपको पूरा मेन बात एक बार के लिए समझाई। अब इसे आप गाइडलाइंस के थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देख लो, कुछ मुश्किल नहीं है, हमारा प्रॉपर्ली यहां कवर हो जाएगा। पहला, हु शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स व्हेन देयर आर मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्वड इन अ ट्रांजैक्शन। जब बहुत सारे ईसीओज इन्वॉल्व होते हैं तो कौन टीडीएस काटेगा? तो देयर मे बी अ प्लेटफॉर्म और नेटवर्क लाइक ओएनडीसी ऑन विच मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्वड। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी अ बायर साइड इन्वॉल्वड इन बायर साइड फंक्शन एंड सेलर साइड इन्वॉल्वड इन सेलर साइड फंक्शन, जिसमें भी दो सिचुएशंस बना दी है गाइडलाइंस में। पहली सिचुएशन क्या बनाई है? मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्वड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू ईसीओ प्लेटफॉर्म वेयर सेलर साइड ईसीओ इज नॉट द सेलर। सेलर साइड ईसीओ सेलर नहीं है। मतलब ट्रांजैक्शन क्या बना के दिया है? बायर साइड ईसीओ, सेलर साइड ईसीओ और सेलर, ऐसी 4 पार्टीज बना दी हमारी, जिसमें यहां से यहां गुड्स मूव करने वाले हैं, सर्विसेज मूव करने वाली है, और यहां से यहां कंसिडरेशन मूव करने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो सेलर साइड ईसीओ होता है ना, उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। दैट्स इट। यही डायग्राम मैंने उल्टा बनाया था, जब आपको यहां एक्सप्लेन किया था, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने यहां सेलर लिखा था ना और यहां बायर लिखा था, तो ये सेलर ईसीओ टीडीएस काट रहा था। वैसे ही हम यहां जब डिस्कशन कर रहे हैं तो ये वाला जो डायग्राम बनाया उसमें इस साइड बायर लिखा है, इस साइड सेलर लिखा है। इन दिस सिचुएशन कंप्लायंस अंडर 194 इज टू बी डन बाय सेलर साइड ईसीओ फाइनली मेक्स द पेमेंट और डीम्ड पेमेंट। यू अंडरस्टैंड डीम्ड पेमेंट कि अगर बायर के थ्रू भी पेमेंट आ रहा होगा तो भी उसके ऊपर टीडीएस तो रहता ही है। जस्ट बिकॉज ईसीओ को पेमेंट नहीं किया, बायर को कर दिया, कैश में करते हैं ना हम, तो इसका मतलब ये नहीं उस पर टीडीएस नहीं होता, टीडीएस तो फिर भी होता है। सिचुएशन 2 वेयर मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्वड, जिसमें सेलर साइड ईसीओ ही एक्चुअल सेलर बन गया, जिसमें एक डायग्राम बना के गाइडलाइंस से क्लियर किया कि बायर गया ईसीओ 1 पे, ईसीओ 1 ने उसे कनेक्ट कराया ईसीओ 2 पे, और ईसीओ 2 ने एक सेलर साइड ईसीओ से कनेक्ट कराया जो खुद ही सेलर है। तो उस केस में सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? ईसीओ 2 की, क्योंकि ईसीओ 2 अल्टीमेटली उस सेलर का फाइनली पेमेंट रिलीज कर रहा है ना। वो सेलर साइड ईसीओ थोड़ी कहलाएगा, वो तो सेलर कहलाएगा।
तो in this situation, since on the selling side the seller itself is the ECO, it is directly interacting with ECO, compliance is to be done by the ECO, finally makes the payment, तो वो यहाँ ECO 2 कर रहा है. In both the above situation, tax shall be deducted on the gross amount and shall be deducted by the seller side ECO या ECO 2 as the case may be at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. You know this, ये तो कोई नई बात है ही नहीं. अब दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या दिया इन्होंने? E-commerce operator may be leaving convenience fee, charging commission, logistic, delivery fee. Payment may also be made to platform provider for facilitating the transaction. Would this form a part of gross amount? इन्होंने सवाल उठाया, एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने क्लियर किया कि एक बायर ने 100 रुपए का सामान खरीदा, होम डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया, तो सेलर ने क्या बोला, 5 रुपए पैक करने का लगेगा, 10 रुपए शिप करने का लगेगा, 3 रुपए कन्वीनियंस चार्ज लगेगा इंटरनेट पे, एंड इस तरीके से आपको 118 रुपए का बिल बना दिया. अब जो सेलर साइड ECO है वो 1 रुपए चार्ज कर लेता है और बायर साइड भी 2 रुपए चार्ज कर लेता है. इस तरीके से 1 रुपए और 2 रुपए वो अपना कमीशन ले लेते हैं. तो अब सवाल उठा कि भाई कितने पे लगाना है GST, तो बोला पूरे 118 पे लगाना है. तुमने वो 1 रुपए 2 रुपए कमीशन लिया, वो इरेलेवेंट है, उसे इंक्लूसिव रखना है, और ये जितने भी चार्जेस लगे वो भी इंक्लूसिव रखने हैं. यानी अल्टीमेटली सेलर को मिले तो 97 होंगे, 2 गया होगा एक ECO को, 1 गया होगा एक ECO को, 5 रुपए गए होंगे पैकिंग में, 10 रुपए गया होगा शिपिंग में, 3 रुपए गया होगा कन्वीनियंस में. टोटल 118, 97 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3, पूरे 118 पे GST आपका TDS आपका लगा दिया जाएगा. उसे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है डायग्राम से कि 100 रुपए का सामान खरीदा, 118 पड़ रहा है, तो उसमें से इसने 1 रुपए रख लिए, इसने 2 रुपए रख लिए, और आगे 115 सेलर को दे रहा है. तो भले 115 सेलर को दे रहा होगा, जो TDS लगाया जाएगा वो पूरे 118 पे लगाया जाएगा. इट इज दस क्लैरिफाइड दैट 118 पे आपको काटना है. फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन दिए, बट ये आपको पहले से पता है. पहली बात कि 194H लगेगा क्या, 194H एप्लीकेबल किया जाएगा क्या, तो द आंसर इज नो. हमने पढ़ी है ये बात, 194O लगता है तो 194H नहीं लगता. लेकिन अगर 194S लग रहा होगा, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ट्रांजैक्शन किया गया होगा, तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा होता है 194S ओवरराइड्स 194O, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो 194S लगता है, ना कि 194O. और अगर 194O और 194H में कंपैरिजन होता है तो 194O लगता है, 194H नहीं लगता. यानी आप खाली इतना ध्यान में रख सकते हो, जो 194H लगता है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. तो 194O ओवरराइड्स 194H and 194S overrides 194O. वैसे कोई नई बात नहीं है, ये आपकी पढ़ी हुई होती है गाइडलाइंस में, इसी बात को रीइटरेट किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है. तो इसलिए लिखा है कि ये 1 रुपए और 2 रुपए पे कोई भी तरीके का TDS नहीं लगाया जाएगा. हालांकि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू किया गया तो 194S उसके ऊपर लगा दिया जाएगा. एक एग्जांपल बना के और दिया हुआ है कि बायर 100 रुपए देता है, उसमें से ये 5 रुपए कमीशन रख लेता है, ये 10 रुपए कमीशन रख लेता है, और आगे 85 भी दिया जाता है. तो 85 भले दिया जाता है, पर जो TDS है वो पूरे 100 रुपए पे लगाया जाएगा, और वो जो 5 रुपए और 10 रुपए हैं उस पर 194H नहीं लगाया जाएगा. और अगर 194O नहीं लग रहा हो तो 194H लगा दिया जाएगा. फिर जो क्लैरिफिकेशन दिए है वो सेम आपने 194Q में भी पढ़े होते हैं. सेम, ये सिर्फ क्लैरिफाई कर दिया इन्होंने. पहली बात क्या, कि अगर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है तो इट विल बी ऑन द अमाउंट विदाउट इंक्लूडिंग GST, और इट इज ऑन द पेमेंट बेसिस, क्योंकि एडवांस में पेमेंट मिल गया और इनवॉइस तो फ्यूचर में बनेगा, तो इट विल बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट. सेम बात आपने 194Q में पढ़ी होती है, इसलिए मैंने क्विकली बता दिया. दूसरा प्रॉब्लम, परचेज रिटर्न हो गया. सर मैंने कुछ परचेज किया था प्लेटफॉर्म पे और बाद में वो रिटर्न हो गया, तो मैंने 50 लाख का सामान मंगाया था, 50 लाख पे तो TDS लग गया और बाद में 10 लाख वापस कर दिया हमने, तो अब क्या करेंगे. तो जो 194Q में पढ़ाया है वही पढ़ाना होता है कि अगर आपको पैसे रिफंड कर दिए गए कि भाई 10 लाख का सामान गड़बड़ आ गया तो 10 लाख रुपए वापस कर दिए आपको, तो उस केस में TDS रिवर्स नहीं होता. जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 10 लाख को एडजस्ट कर दिया जाएगा. तो समझो आपने 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया जून के महीने में, उस पर तो TDS हो गया होगा, जमा उमा हो गया होगा. बाद में आपने 10 लाख रिटर्न कर दिए मतलब कि पैसे वापस मांग लिए, आपने सामान वापस कर दिया और पैसे मांग लिए, तो अभी जो TDS लग गया वो तो लग गया. लेकिन अब समझो दिसंबर महीने में वापस 20 लाख का ट्रांजेक्शन किया, तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन करते वक्त खाली 10 लाख पे TDS लगाया जाएगा, क्योंकि बाकी 10 लाख एडजस्ट कर दिया जाएगा. और अगर आप कहते हो कि सर पैसे वापस नहीं किए थे, सामान रिप्लेस किया था, 10 लाख का सामान गड़बड़ हो गया था तो 10 लाख का नया सामान भेजा था, तो सामान भेजने पे थोड़ी कोई एडजस्टमेंट होता है, वो तो कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ओके ही है ना, सामान वापस भेज दिया तो TDS कटा हुआ ही था और कटा हुआ ही रहना चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिर एक सवाल उठा गाइडलाइंस के अंदर,
डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। ये डिस्काउंट के ट्रीटमेंट में एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता है। हुआ क्या देखना, सेलर 100 रुपए में बेच रहा था, उसे 100 रुपए मिलने चाहिए थे। 100 रुपए में बेच रहा था, 100 रुपए मिलने चाहिए थे। ये जो सेलर साइड ईसीओ है उसने पूरे 100 रुपए सेलर को दिए, समझो पूरे 100 रुपए। एक बार के लिए कमीशन को हम इग्नोर कर रहे हैं। जो बायर साइड ईसीओ है उसने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया बायर को, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी सेल बढ़ाने के लिए। सेलर ने नहीं अलाउ किया था, सेलर का डिस्काउंट नहीं था, ये ईसीओ का डिस्काउंट था। ईसीओ बोले मैं दे रहा हूं मेरी तरफ से, एंड इस तरीके से बायर ने कितना पे किया, सिर्फ 90 पे किया, सिर्फ 90 रुपीज पे किया। आपको समझ में आया केस क्या है। तो सेलर 100 रुपए में बेच रहा था, सेलर साइड ईसीओ ने 100 रुपए ही देने थे सेलर को, लेकिन बायर साइड ईसीओ ने बायर को बोला 90 रुपए में, मेरी तरफ से डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है। भाई अपने प्लेटफॉर्म की सेल बढ़ाने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म को पॉपुलर करने के लिए करते हैं, बेयर करते हैं, क्योंकि ये तो नुकसान है बट बेयर करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। तो डिस्काउंट कर दिया और 90 रुपए बायर से लिए। तो क्वेश्चन क्या उठा कि 90 रुपए पे टीडीएस कटेगा या 100 रुपए पे। तो अगेन आंसर इज सेम। हमने क्या बोला था कि ग्रॉस अमाउंट पे कटता है। अभी बायर साइड ईसीओ ने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, पर सेलर को तो 100 ही मिल रहे हैं ना, सेलर की इनकम तो 100 की हो रही है ना, एंड देयर बाय जो टीडीएस है वो पूरे 100 रुपए पे ही लगाया जाएगा, उसमें कुछ नहीं बदला जाएगा। तो वो चीज ही नीचे क्लियर की हुई है, टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन ₹100 विच इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल, वही रहने वाला है। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया हमारा पूरा डिस्कशन ईसीओ के रिलेटेड, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 के रिलेटेड, मतलब टीडीएस के सारे सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। क्विकली समराइज कर ले तो 194 डिविडेंड के अंदर हमने कहा कि लेसर और लेसी अगर दोनों आईएफएससी में लोकेटेड है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग लीजिंग ऑफ शिप्स, सॉरी एयरक्राफ्ट्स, 194 के अंदर, तो जो डिविडेंड की अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट होती है, इसीलिए उसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा। 194A जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उसके अंदर इंटरेस्ट 40,000 क्रॉस ही नहीं होगा, इसलिए उस पर टीडीएस नहीं आएगा। तीसरा 194I, कोई लेसर है वो आईएफएससी में लोकेटेड है और ऑपरेटिंग ऑफ शिप्स कर रहा है, उसे रेंटल इनकम होती है और वो उस साल 80LA में डिडक्शन लेने वाला है, तो डिक्लेरेशन देके बोल देगा तो लेसी टीडीएस नहीं काटेगा। चौथा 194O, मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्व होते हैं तो उस ईसीओ को टीडीएस काटना है जो फाइनली पेमेंट रिलीज करेगा। क्रक्स है ये, फाइनली पेमेंट रिलीज करेगा। अब वो पेमेंट किसी ऐसे ईसीओ को कर रहा है जो खुद सेलर बन गया या किसी सेलर को ही कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो फाइनल रिलीज करेगा उसे टीडीएस काटना होगा, एज सिंपल एज दैट। जिसमें जो टीडीएस काटना है वो ग्रॉस अमाउंट पे काटना है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, बायर ईसीओ का कमीशन, सेलर ईसीओ का कमीशन, कन्वीनियंस फीस, पैकिंग चार्जेस, सब कुछ, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हालांकि एडवांस पेमेंट आया होगा जिसका इनवॉइस फ्यूचर में बनेगा, अभी बना नहीं है, तो फिर उस केस में इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी कर देते हैं। जिसमें सेलर डिस्काउंट दे तो सेलर ने अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू पे टीडीएस होता है, पर सेलर ने डिस्काउंट नहीं दिया, ईसीओ ने डिस्काउंट दे दिया, तो ईसीओ ने डिस्काउंट दे दिया तो भी हम जो सेलर को पूरा अमाउंट मिल रहा है उसी पे टीडीएस काटने वाले हैं। अगर पैसा आपको रिफंड कर दिया गया क्योंकि कुछ गड़बड़ थी तो आगे आने वाले ट्रांजेक्शन में एडजस्ट कर लो इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, और अगर आपने सामान ही रिटर्न कर दिया और वो सामान ही वापस रिप्लेस हो गया तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 194O 194H को ओवरराइड कर लेता है पर 194S को ओवरराइड नहीं कर पाता। और ये भी एक क्लैरिफिकेशन हमने 194O पढ़ते वक्त पढ़ा होता है कि भाई अगर कोई सेपरेट ट्रांजैक्शन हुआ है मेरा अमेजन के साथ कि मेरी प्रोडक्ट को ऊपर रखने के लिए लिस्ट में मैं तुझे एक्स्ट्रा दूंगा 2 लाख, तो वो 2 लाख पे 194C वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट रिलेटेड जो टीडीएस होता है 1% 2% वो लगाया ही जाएगा, क्योंकि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हमने सारी बातें टीडीएस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अब रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट रिलेटेड प्रोसीजर्स, जिसके अंदर कुछ हमारे 3 अपडेट्स हैं जिन्हें हमें कवर करने हैं। बहुत छोटे छोटे सिंपल डिस्कशंस हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट कोई ए कैटेगरी डिस्कशन में अमेंडमेंट्स नहीं है, बट हमारे कवरेज के लिए हमें उसे कवर करना रहेगा। सबसे पहला डिस्कशन हमारा सेक्शन 139A के रिलेटेड है। 139 जहां पर हम पैन नंबर की बात करते हैं कि आपको कई ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कोड करना होता है, वहां कुछ मल्टीपल चेंजेस किए गए हैं। मल्टीपल चेंजेस में पहला डिस्कशन बहुत क्विकली देखेंगे हम इसे। पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस अगर आपको करने हैं तो आपने ये बात पढ़ी होती है कि आप फॉर्म 60 भी भर सकते हैं। फॉर्म 60 भर के भी कुछ ट्रांजैक्शंस को करना चाहे तो किया जा सकता है। तो ये बात जो अभी तक सबके लिए अलाउड थी, अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है कि ये रिलैक्सेशन कंपनी और फर्म के पास नहीं रहेगा, यानी कंपनी और फर्म को मैंडेटरली पैन कोड करना ही पड़ेगा। अगर पैन नहीं है तो फॉर्म 60 के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस कर लें, ये अलाउड नहीं है।
तो आप देखो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th of October 2023 provides that any person not being a company or a firm who does not have a PAN and who enters into a transaction specified has to make a declaration in form number 60. यानी कंपनी और फर्म को छोड़ के बाकी लोग या तो पैन या तो फॉर्म 60, लेकिन कंपनी या फर्म है तो पैन चाहिए ही होगा आपको, परमानेंट अकाउंट नंबर के बिना काम नहीं चलेगा। अब ये बात डाल के गवर्नमेंट ने इसका एक्सेप्शन क्रिएट किया है। एक्सेप्शन क्या क्रिएट किया कि हमने कंपनियों और फर्म को बोल दिया फॉर्म 60 नहीं भर सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फॉर्म 60 से भी काम चल जाएगा। पैन है तो बहुत बढ़िया, पैन नहीं है तो भी फॉर्म 60 से काम चल जाएगा। एंड एक स्पेसिफिक सिचुएशन क्रिएट किया है जिसमें कहा अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है और उसके पास पैन नहीं है और वो इन दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए फॉर्म 60 भरना चाहे तो भर सकती है। फिर से, कंपनी और फॉर्म 60 नहीं भर सकती, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी ये दो ट्रांजैक्शंस करना चाहती है और उसका इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, उसके पास पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 भर के भी वो ये ट्रांजैक्शंस कर सकती है। जैसे कि अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो फॉर्म 60 से भी खुलवाया जा सकता है बाय सच फॉरेन कंपनी। हालांकि ये बात टाइम डिपॉजिट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए लागू नहीं है। अब टाइम डिपॉजिट को अलग निकाला है इसलिए नहीं क्योंकि टाइम डिपॉजिट के लिए पैन चाहिए, टाइम डिपॉजिट के लिए नेक्स्ट पॉइंट है। और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को निकाला है, मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलाने के लिए तो पैन चाहिए ही होगा, फॉर्म 60 के बिना काम नहीं चलेगा। टाइम डिपॉजिट में इन्होंने क्या बोल दिया, बैंक में खुलवाओ, पोस्ट ऑफिस में खुलवाओ, किसी निधि कंपनी में खुलवाओ या एनबीएफसी में खुलवाओ, अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है या 5 लाख एग्रीगेट पूरे साल का ज्यादा है तो भी फॉर्म 60 से काम हो जाएगा, पैन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो समराइज कर देते हैं, कंपनी और फॉर्म पैन चाहिए, फॉर्म 60 नहीं चलेगा। हालांकि फॉरेन कंपनी है, इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है एंड पैन नहीं है तो भी फॉर्म 60 भर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए हालांकि बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलाना होगा तो पैन चाहिए, और अगर टाइम डिपॉजिट करा रहे हो और टाइम डिपॉजिट बैंक में करा रहे हो, एनबीएफसी में करा रहे हो, निधि में करा रहे हो, व्हाटएवर, ऐसे किसी पोस्ट ऑफिस में भी करा रहे हो, तो एक टाइम डिपॉजिट अगर 50,000 के ऊपर है या फिर पूरे साल का मिला जुला के 5 लाख के ऊपर है तो भी फॉर्म 60 से आपका काम हो जाएगा, आपको पैन होने की जरूरत नहीं है। और अगर उससे भी कम है अमाउंट तो ना पैन चाहिए ना फॉर्म 60 चाहिए, उसके बिना भी आप इजीली कर ही सकते हो, क्योंकि प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन की लिमिट ये होती है जब आपको पैन या फॉर्म 60 के थ्रू काम कराना होता है। तो कंपनी और फर्म को निकाल दिया था, पर ये एक स्पेसिफिक अकाउंट को वापस एक्सेप्शन क्रिएट करके हमने कहा कि फॉर्म 60 के थ्रू चलेगा, अदरवाइज फॉर्म 60 नहीं चलेगा, पैन चाहिए। ये पहला चेंज हुआ हमारा 139A के रिलेटेड। एक चेंज और किया गया है 139A के अंदर। 139A में एक और चेंज क्या किया है कि ये जो 3 ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन 3 ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आपके पास पैन होना चाहिए, यानी ये ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के लिए पैन होना चाहिए। और ये ट्रांजैक्शंस जब भी आप करोगे तो आपको अपना पैन कोट करना होता है, पैन और आधार नंबर, ये मैंडेटरी होता है इन 3 ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। पहला ट्रांजैक्शन क्या, अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं पूरे साल में 20 लाख या उससे ज्यादा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं कैश 20 लाख या उससे ज्यादा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पूरे साल का, या आप करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलाना चाहते हैं किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको पैन कोट करना पड़ेगा। यानी ये ट्रांजैक्शन एंटर करने का इंटेंशन भी है ना, इंटेंट टू एंटर, तो फिर आपको पैन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो बहुत बढ़िया, आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से था। लेकिन अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि ये कंडीशंस अगर सैटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन, तो पैन नहीं भी होगा तो भी ऊपर वाले आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, टू प्रोवाइड दैट अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन और कोट पैन इन अ केस वेयर द पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ एन अमाउंट otherwise than by way of cash as per 1 or 2 above, or opening a current account not being a cash credit account as per 3 above, is a non-resident not being a company or a foreign company. सुनना, हाँ, ये थोड़ा सा डिटेल में लेना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी हो। अगर वो पर्सन एक नॉन रेसिडेंट है या एक फॉरेन कंपनी है, एनआर है या फॉरेन कंपनी है, और वो ऊपर वाले 3 ट्रांजैक्शंस करने वाली है, जिसमें पहले वाले ट्रांजैक्शन में कैश नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कैश नहीं होना चाहिए और तीसरे वाले ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं होना चाहिए,
तो बिना पैन के भी वो कर सकती है। अब ये सुनते ही आपको लगेगा तो फिर इसका मतलब तो सर फर्स्ट पॉइंट के लिए एक्सेप्शन क्रिएट हुआ ही नहीं ना, सेकंड पॉइंट के लिए एक्सेप्शन क्रिएट हुआ ही नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के लिए ये एक्सेप्शन क्रिएट हो पाया। क्योंकि क्या लिखा है, विड्रॉल ऑफ एन अमाउंट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स तो कैश के थ्रू ही होते हैं ना। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के लिए एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी के पास भी पैन होना चाहिए। थर्ड वाले पॉइंट में खाली करंट अकाउंट खुलाने के लिए पैन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। कैश क्रेडिट अकाउंट खुलाने के लिए तो अगेन पैन चाहिए, आपको कोट भी करना पड़ेगा, आपके पास होना भी चाहिए। तो यानी कि सिर्फ एक ही बात का एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, करंट अकाउंट, इतना भी ध्यान में रखोगे तो चलेगा। लेकिन इतना काफी नहीं है। उस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने ट्रांजैक्शन किसी ऐसी बैंक से किया है जो आईएफएससी में लोकेटेड है, एंड उस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होना चाहिए। समराइज कर देता हूं आपके लिए, कंक्लूजन ध्यान में रखो। एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी किसी आईएफएससी की बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहती है ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट, और उस नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का भारत में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो बिना पैन लिए, बिना पैन कोड किए करंट अकाउंट खुल सकता है। लेकिन अगर आपको सर कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना है, या 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करना है, या 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल करना है, तो फिर भले उस आईएफएससी बैंकिंग यूनिट से करना है, आपके पास पैन होना चाहिए। ये अपडेट बड़ा स्पेसिफिक अपडेट, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कवरेज के हिसाब से हमने इसे देख लिया कि एमसीक्यू में कहीं आपके लिए डाल दिया जाए तो आप आराम से उसे कर पाए। ये हमारा पहला डिस्कशन कंप्लीट हो गया असेसमेंट के रिलेटेड। दूसरा डिस्कशन हमारा क्या है, 142(2)A के रिलेटेड है। 142(2)A क्या है, स्पेशल ऑडिट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑडिट। आप जानते हैं कि किसी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग के दौरान अगर एक ऑफिसर को लगता है कि यहां पर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द अकाउंट्स एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, किसी सीए या सीएमए से, अगर आप स्पेशल ऑडिट करा रहे हो तो सीए से, या अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑडिट करा रहे हो तो सीएमए से, हमें प्रॉपरली ऑडिट करानी जरूरी है, तो वो केस रेफर कर सकता है, जिसमें ये जो ऑडिट होती है वो डिस्पाइट आपकी ऑडिट हो चुकी है, आपको करानी होती है, और किसी एम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से करानी होती है, जो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा एम्पैनल किए गए होते हैं। ये बात आपने 142(2)A टू 142(2)D में पढ़ी होती है। अब इसके अंदर आपने ये भी पढ़ा होता है कि ये जो सीए सीएमए को पैसे दिए जाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्चा देगा, जो भी ऑडिट कराने का खर्चा होगा। तो ये कितना मिलता है एक सीए सीएमए को, वो जो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ था, वो गाइडलाइंस, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। मतलब पहले जो मिलता था वो हटा के अब जो मिलेगा वो बता दिया है, और अब क्या मिलेगा उसकी एक रेंज दे दी गई है कि प्रति घंटा 3750 से कम एंड 7500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब 3750 से लेके 7500 के बीच में रहने वाला है। इट विल नॉट बी लेस देन 3750 एंड विल नॉट बी मोर देन 7500। मतलब 3750 से लेके 7500 बोथ इंक्लूसिव पर आवर प्रोवाइड किया जाएगा आपको। जिसमें कितने घंटे काम होगा वो तो आपको स्पेसिफाई किया जाता है ना, जिसका एक्सटेंशन वगैरह आप मांग सकते हैं रिक्वेस्ट करके, ये सब बातें हमने पढ़ी होती है। ये रेंज स्पेसिफाई कर दी है। सर पहले क्या था, वैसे वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्वालिफाइड वगैरह लोग हैं, जो क्वालिफाइड सीएस वगैरह हैं जो इस काम में लगे हैं, उनके लिए 7500 था, और जो सेमी क्वालिफाइड है जिन्हें एम्पैनल किया गया होगा इस वर्क को कंप्लीट करने में, उनके लिए 3750 था। अब गवर्नमेंट ने वो भेदभाव हटा दिया, बोला कि ये जो भी एक्सपेंसेस लगे होंगे इंक्लूडिंग अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, क्वालिफाइड असिस्टेंट, सेमी क्वालिफाइड असिस्टेंट हु मे बी एंगेज्ड बाय सच अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 3750 एंड नॉट मोर देन 7500। भाई कर तो एक सीए सीएमए ही सकता है, लेकिन एक सीए सीएमए अपने आर्टिकल से करवाता है ना सेमी क्वालिफाइड, या एक सीएमए भी ऐसे इंटर्नशिप में जो होता है उसको इन्वॉल्व करता है ना, तो उनके लिए मिला जुला के सब कुछ 3750 पर आवर से लेके 7500 पर आवर होगा। नंबर ऑफ आवर्स तो स्पेसिफाई किए ही जाते हैं। तो अब मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आप इसे खुद भी रीड करेंगे चलेगा। ये हमारा दूसरा अपडेट हो गया। तीसरा अपडेट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है, एग्जाम में लिमिटेड एप्लीकेशन होगा इसका। आपको पता है कि सालों से सरकार एक कोशिश में लगी है पैन और आधार को लिंक कराने की, मतलब 2017 से पढ़ रहे हैं हम ये।
2017 से कि आधार और पैन लिंक होगा, आधार और पैन लिंक होगा। 2017 के बाद जिन्होंने पैन लिया उनको तो पहले आधार लेना ही पड़ेगा, फिर ही पैन मिलेगा। लेकिन जो 2017 के पहले से पैन लेके बैठे हैं उनको कहा गया कि आधार लिंक करो, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 में खत्म हो गई थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था लेट फीस लगेगी, और फिर गवर्नमेंट ने कहा था हम पैन इनऑपरेटिव कर देंगे, क्योंकि लेट फीस लगाने के बावजूद एज पर 234H लोगों ने लिंकिंग नहीं की थी, कई लाखों पैन लिंक करने बाकी थे, तो गवर्नमेंट ने कहा हम इनऑपरेटिव कर देंगे। और फाइनली वो डेट आई, और वो डेट क्या आई थी? 1 जुलाई 2023 कि 1 जुलाई 2023 तक अगर किसी ने यानी 36/23 तक लिंक कर दिया तो ओके, लेट फीस तो लगेगी लेकिन पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा, 17/23 से वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। और अगर इनऑपरेटिव हो गया तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे? जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 20% चला जाएगा, 206AA, टीसीएस का रेट 206CC के हिसाब से लग जाएगा, रिफंड मिलना बंद हो जाएगा, ये सब रिपरकशंस हो जाएंगे। तो हुआ क्या, 1/7/23 को जब कई लोगों का पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो अब उस पर्सन को कोई पेमेंट अगर कर रहा है जिसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है, तो डिडक्टर की जिम्मेदारी है कि वो 20% पे टीडीएस काटे। मतलब 194C में अगर 2% टीडीएस काटना था तो उसकी जगह 20% काटे, ये डिडक्टर की जिम्मेदारी है। पर डिडक्टर काट नहीं रहा था, क्योंकि डिडक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि पैन इनऑपरेटिव हो गया है। सामने वाले ने तो अपना पैन दे दिया ना, तो उसने को क्या पता कि पैन इनऑपरेटिव हो गया है, एंड डिडक्टर 2% पे ही काट रहा है। और इस तरह किसी डिडक्टर को सरकार नोटिस भेजने लग गई, नोटिस भेज के बोलने लग गई तुझसे कलेक्ट करूंगा, तुझे बोला था ना 20% काटना, क्यों नहीं काटा? डिडक्टर बेचारा रो दिया। डिडक्टर बोला यार ये तो हद हो गई, मतलब इसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या पता चलेगा पैन इनऑपरेटिव हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला तुझे पता करना चाहिए, पर ऐसे कई सारे टैक्स पेयर्स हार्डशिप्स में आ गए। तो गवर्नमेंट ने फिर फाइनली क्या किया, ये सर्कुलर निकाल के रिलैक्सेशन दे दिया। और रिलैक्सेशन देके क्या बोला कि हमने क्या बोला था, 1/7/23 से इनऑपरेटिव हो जाएंगे पैन, वो अभी भी है, ऐसा नहीं उसको हमने एक्सटेंड किया है, वो इनऑपरेटिव हो ही गए हैं। लेकिन अगर किसी इनऑपरेटिव पैन से आपने ट्रांजैक्शन किया है अप टू 31/3/24 तक की डेट तक, अगर आपने किसी इनऑपरेटिव पैन से ट्रांजैक्शन किया है एंड वो पर्सन 31/5/24 तक पैन और आधार लिंक करके अपना पैन ऑपरेटिव कर दे, तो हम 31/3/24 तक के ट्रांजैक्शन पे आपको 20% काटना था और आपको नोटिस भेजेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको माफ कर रहे हैं। शर्त क्या है, ट्रांजैक्शन कब तक एंटर हुआ होना चाहिए, 31/3/24 तक, और जिस पर्सन के साथ ने ट्रांजैक्शन एंटर किया है 31/3/24 तक, उसने पैन और आधार की लिंकिंग कब तक कर दी होनी चाहिए, 31/5/24 तक, यानी तब तक ऑपरेटिव हो गया होना चाहिए पैन। अगर हो गया तो हम आपको माफ कर देंगे, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेंगे आपके साथ। तो देखो क्या लिखा है, मेन कंक्लूजन पढ़ रहा हूं। द सर्कुलर स्पेसिफाइड दैट फॉर ट्रांजैक्शंस एंटर्ड अप टू 31/3/24 and where the PAN becomes operative on or before 31/5/24, the deductor is not liable to collect tax at higher rate under section 206AA और 206CC। ये हमारा तीसरा अपडेट है जो हमारा असेसमेंट प्रोसीजर के रिलेटेड हो गया। क्विकली अगर देखें तो 3 अपडेट्स मैंने आपको क्या पढ़ाए विथ रिगार्ड टू रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसीजर। पहला, जो फॉर्म 60 दे सकते हो आप, वो कंपनी और फॉर्म नहीं दे सकती। हालांकि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो कोई अकाउंट खुलवाना चाहती है जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, तो बिना पैन के फॉर्म 60 के थ्रू भी वो खुलवा सकती है, अगर उसका इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। या फिर अगर वो टाइम डिपॉजिट कराना चाहती है 50,000 से ज्यादा का एट ए टाइम, या पूरे साल का 5 लाख से ज्यादा, तो भी वो करवा सकती है फॉर्म 60 के थ्रू, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, एनबीएफसी हो, निधि कंपनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल अलाउ इट। दूसरा यहीं पर अपडेट फिर क्या हुआ था कि जो 3 ट्रांजेक्शन होते हैं 20 लाख और मोर, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, या फिर करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलाना, इसमें अगर कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट है जो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसका इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो वो अगर एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहे तो खुलवा सकता है, उसमें उसको कोट करने की जरूरत नहीं है, पैन लेने की जरूरत नहीं है पैन। दूसरा अपडेट आया हमारा 142(2A to 2D के अंदर कि वो जो रेंज है वो 3750 पर आवर से लेके 7500 पर आवर कर दी गई है, जिसके अंदर सबको इंक्लूड कर लिया गया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पर आवर फॉर द नंबर ऑफ आवर्स दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय द ऑफिसर। और तीसरा अपडेट, जो पैन इनऑपरेटिव हो गए 1/7/23 से, वो इनऑपरेटिव तो हो ही गए, लेकिन अगर उनके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है और वो ट्रांजैक्शन 31/3/24 तक किया और उसने अपना पैन ऑपरेटिव करवा लिया 31/5/24 तक,
तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, आपके ऊपर किसी भी तरह का रिपरकशन नहीं होगा। आपने हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा का पूरा असेसमेंट प्रोसीजर के रिलेटेड सारे अपडेट्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा आ जाता है कैपिटल गेन्स का चैप्टर, जिसमें सिर्फ एक ही अपडेट है, एक ही छोटा सा अपडेट है और कुछ भी नहीं है, और वो भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन होता है 47(7) AB के अंदर जिसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। 47(7) AB के अंदर, उसके अंदर सरकार ने कहा था कि हम कुछ सिक्योरिटीज नोटिफाई कर सकते हैं, तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज को नोटिफाई कर दिया है। तो क्विकली पहले देखते हैं 47(7) AB में क्या लिखा है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जिसमें वो ट्रांसफर कौन से कैपिटल एसेट्स का है, बॉन्ड, GDRs, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो आप किसी इंडियन कंपनी का बॉन्ड या किसी भी तरह का बॉन्ड या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या किसी इंडियन कंपनी का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या डेरिवेटिव या एनी अदर सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करते हो, ट्रांसफर करते हो, जिसमें आप एक नॉन रेसिडेंट हो जो किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में करते हो, और ये ट्रांजैक्शन आप फॉरेन करेंसी में करते हो, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से था। तो ट्रांजैक्शन क्या है कि मैं एक नॉन रेसिडेंट हूं, मैं किसी आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स, GDRs, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी या डेरिवेटिव या कोई भी और सिक्योरिटी जो सरकार नोटिफाई कराएगी, उसका ट्रांसफर करता हूं इन फॉरेन करेंसी, तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये अभी भी है, लेकिन ये जो बात थी ना, सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, उसमें थ्रू अ नोटिफिकेशन इन सिक्योरिटीज को ऐड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने ऐड किया है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बीइंग रीट्स और इनविट्स, यूनिट ऑफ अ स्कीम which is a fund management entity launched under IFSC या यूनिट ऑफ ETF अंडर IFSC अथॉरिटी, इनके ऊपर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। तो ये खाली ध्यान में रख लेना MCQ पर्पस के लिए, बाकी अदरवाइज कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है ये हमारे लिए। दैट इज अवर कैपिटल गेन का डिस्कशन। तो हमने एक और हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, छोटा सा डिस्कशन था विथ रिगार्ड टू कैपिटल गेन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टैक्स ऑडिट एंड इथिकल कंप्लायंसेस। बेसिकली फॉर्म 3CD में जो हम क्लॉजेस पढ़ते हैं, उन क्लॉजेस में कुछ अपडेट्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उन चेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि सारे क्लॉजेस में कहां-कहां चेंजेस किए गए हैं। ज्यादातर चेंजेस खाली अपडेट्स हैं विथ रिगार्ड टू कुछ मिस हो गया था, कुछ रह गया था अमेंडमेंट की वजह से, उसे इनकॉर्पोरेट किया है, और कुछ बहुत मटेरियल चेंज नहीं किया गया है। तो हम कवरेज के हिसाब से फटाफट फॉर्म 3CD में देख लेते हैं कि जो क्लॉज 8A होता है, जिसमें हमें बताना होता है कि आपने इन स्पेशल सेक्शंस के लिए ऑप्ट किया है या फिर नहीं किया है, उसमें क्योंकि एक नया सेक्शन ऐड हुआ 115 BAE, उसे भी ऐड कर दिया गया है कि 115 BAE आपने ऑप्ट किया है तो आपको क्लॉज 8A के अंदर बताना होगा। तो जो रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सेक्शन आया है, उसको भी यहां पर इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। दूसरा, क्लॉज 12 के अंदर लिखा होता है कि अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में गए हो तो आप कौन से सेक्शन में प्रिजम्पटिव गए हो वो मेंशन करो, जिसमें 44 ADA मिसिंग था, तो उन्होंने 44 ADA को इनकॉर्पोरेट कर लिया। हालांकि पहले ये बात भी लिखी हुई थी नीचे, और एनी अदर रेलेवेंट सेक्शन, तो एनी अदर रेलेवेंट सेक्शन में वो आ जाता था, बट स्टिल वो एक मिसिंग सेक्शन को इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया कि 44 AD, ADA, AE जो हमारे 3 मेन प्रिजम्पटिव स्कीम्स होती है, एंड देन बी, BB, BBA, BBB जो हमारे नॉन रेसिडेंट्स के एयरक्राफ्ट, शिपिंग बिजनेस और ये सब के प्रिजम्पटिव स्कीम्स होती है, उनको कवर कर लिया। 44 AF तो अब डिफंक्ट हो चुका है, वो बहुत पहले प्रिजम्पटिव स्कीम मिला करती थी, इसीलिए वहां लिखी हुई है, बाकी अदरवाइज यहां पर ADA मिसिंग था, उसे शामिल कर लिया सिर्फ। तीसरा, एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये थोड़ा सा रेलेवेंट है। क्लॉज 18 में कहा गया है कि आप जो WDV में एडजस्टमेंट करते हैं ड्यू टू सेक्शन 115 BAC का सेकंड प्रोविजो, वो आपने कितना एडजस्ट किया वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना होगा। आपको याद दिला दूं, जब हम सेक्शन 115 BAC पढ़ते हैं तो हम 115 BAC में अगर आ गए तो हमें पता होता है कि हमें कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, और आपको यह भी कहा जाता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिलेटेड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन होगा, वो भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, वो मिल जाएगा, लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो हम क्या पढ़े होते हैं कि वो जो अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है वो आपको WDV के ओपनिंग में एड बैक कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने WDV कैलकुलेट करते वक्त लेस कर दिया होगा, ये सोच के कि अगले साल ये मिल जाएगा, पर अगले साल तो आप 115 BAC में आ गए एंड देयरबाय आपको वो नहीं मिला। अब आपको वो नहीं मिला तो WDV को वापस एड बैक करके एडजस्ट करना होता है। तो आपने कितना एडजस्ट किया
वो आपको क्लॉज नंबर 18 में ऑडिट रिपोर्ट में बताना होगा। यही डिस्कशन आपको यहां पे लिखा हुआ है कि विच वॉज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, वो आपने कितना एडजस्ट किया वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। क्लॉज 19 में ऐसे ही 35AB(a) में कितना डिडक्शन मिला वो सेक्शन नहीं कोटेड था, वो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करके और सेफ बना लिया। अब एनी अदर रेलेवेंट सेक्शन ऐसा कुछ भी हो सेक्शन 35 की सीरीज में वो आपको बताना होगा। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन लेते हैं तो आपको क्लॉज 19 में बताना होता है कि आपने पीएनएल में कितना डेबिट किया है, कितना एडमिट कराया गया है टू कैलकुलेट योर पीजीबीपी। तो वैसे ही 35AB(a) में अगर आप स्पेक्ट्रम के लिए कुछ एक्सपेंडिचर एमोटाइज कर रहे हैं जो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द स्पेक्ट्रम आप एमोटाइज करते हैं, तो इस साल आपने कितना किया वो क्लॉज 19 में आपको बताना होगा। क्लॉज 21 में पिछले सालों में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, उसके रिलेटेड यहां अपडेट प्रोवाइड किया गया। इनफैक्ट फाइनेंस एक्ट 2022 में सेक्शन 37 में एक्सप्लेनेशन डाला गया था, और ये एक्सप्लेनेशन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है कि अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, या आप कोई भी ऐसी पेमेंट करते हैं जो उस पर्सन के गाइडलाइंस के तहत प्रोहिबिटेड होता है, या आप कंपाउंडिंग करते हैं किसी लॉ के कॉन्ट्रावेंशन की वजह से, चाहे इंडिया में करें या इंडिया के बाहर, तो ये अमाउंट्स डिसअलाउ की जाती है। तो ये वाला जो प्रोविजन आपने पढ़ा होता है वो क्लॉज 21 में अब इंक्लूड करके कहा गया है कि ऐसा कुछ भी अमाउंट होगा तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंपाउंड या to provide any benefit who is carrying a business and profession and such an amount is in violation of his conduct। तीन बातें पड़ी होती है, वो तीनों यहां इंक्लूड करके कह दिया कि उस अमाउंट को आपको यहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उस हिसाब से अमेंड कर दिया। क्लॉज 22, ये तो आपको ध्यान ही होगा, जो एमएसएमई को इंटरेस्ट पे किया जाता है वो डिसअलाउड होता है। जो एमएसएमई लॉ के तहत आरबीआई के बैंक रेट का 3 गुने की रेट पे आपको जो पे करना होता है एमएसएमई कानून के तहत, वो डिसअलाउड होता है, वो आपको यहां बताना होता है। और अब आप जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2023 से क्या हो गया है कि 43B क्लॉज H के तहत एमएसएमई को वो 15 डेज 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो पेमेंट भी डिसअलाउ हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने उस डिसअलावेंस का अमाउंट भी बताना होगा, वो क्लॉज 22 में डाल दिया। तो आपने एमएसएमई को लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट का पेमेंट कितना लेट किया जो डिसअलाउ हुआ वो बताओ, एंड आपने एमएसएमई को पेमेंट ही लेट किया तो पूरा पेमेंट ही डिसअलाउ हो गया तो कितना डिसअलाउ हुआ वो बताओ। ये 43B क्लॉज H के अमेंडमेंट की वजह से यहां डाला गया। एंड क्लॉज 32 के अंदर अगेन जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह आप लेके आए हैं पिछले सालों से, वो आपको बताना होता है जो इन सेक्शंस के तहत अब अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो यहां पे 115BAE का रेफरेंस मिसिंग था, वो 115BAE का रेफरेंस इन्होंने इंक्लूड कर लिया। इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 3CD में जितने भी चेंजेस हैं वो क्विकली मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। कोई मटेरियल चेंज नहीं है, आपको भी समझ आ गई होगी बात। आपकी जानकारी वाली चीजें थी थोड़ी, जो अपडेट्स हुए थे लॉ में इस साल, उसकी वजह से जो ऑडिट रिपोर्ट्स में अपडेट आए, खाली वही हमें कवर करने थे। हमारे लास्ट चैप्टर लास्ट अपडेट पे पहुंच जाते हैं हम, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। खाली यहां एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसे हमें कवर करना है, विच इज रिगार्डिंग टू सेक्शन 10 क्लॉज 4G। 10 क्लॉज 4G में जो एक एग्जेम्पशन है उसमें सरकार ने लिखा होता है कि हम अगर कोई एक्टिविटी नोटिफाई करेंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के एक नई एक्टिविटी बताई है कि इसे भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो उस एक्टिविटी को पढ़ने से पहले 10 क्लॉज 4G पढ़ लेते हैं कि 10 क्लॉज 4G क्या प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम रिसीव बाय अ नॉन रेसिडेंट। इनकम किसकी हुई है? एनआर की, नॉन रेसिडेंट की इनकम हुई है। फ्रॉम व्हाट? From portfolio of securities or financial products which is managed or administered by any portfolio manager on behalf of such non-resident। एक non-resident को इनकम हुई है from a portfolio of securities जिसे कोई portfolio manager administer करता है, और such activity carried out by such person as may be notified by the government, या उसकी इनकम हुई है ड्यू टू एनी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। तो जो नोटिफिकेशन आया है ना वो इसी के रिलेटेड आया है, जो अपडेट हमें डिस्कस करना है। In an account maintained with an OBU offshore banking unit जो IFSC में लोकेटेड होती है as per ATLA, to the extent such income accrues or arises outside India and is not deemed to accrue or arise in India। तो होता क्या है, कोई एक नॉन रेसिडेंट उसने बाहर की कंपनी में कुछ ट्रेडिंग वगैरह की है, पर वो जो उसकी सिक्योरिटीज है जिसमें वो ट्रेडिंग कर रहा है जो बाहर अक्रूअराइज हुई है, इंडिया में अक्रूअराइज भी नहीं हुई है, उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट
इंडिया की ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो आईएफएससी में लोकेटेड है वो कर रही होती है। पूरी तरह से इनकम अक्रूअराइज बाहर हुई है, लेकिन रिसीव इंडिया में हो गई। रिसीव इंडिया में क्यों हो गई? क्योंकि वो जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो इंडिया में लोकेटेड है। अब आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ते वक्त ये जानते हैं कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर किसी भी पर्सन की इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो जाती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। पर हम ये नहीं चाहते थे कि किसी नॉन रेसिडेंट जो बाहर की सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, जिसे सिर्फ मैनेज इंडिया में किया जा रहा है, उसकी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल किया जाए। क्योंकि इंडिया में ये बिजनेस बढ़ रहा है ना, काम बढ़ रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडिया से कराया जा रहा है इन एन अकाउंट मेंटेन्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो इसे प्रमोट करने के लिए हमने कहा इस इनकम को एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, जिसमें लिखा था कि पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज कवर किया जाएगा या कोई एक्टिविटी जो सरकार नोटिफाई करेगी। तो सरकार ने वो एक्टिविटी जो नोटिफाई की, हमें खाली वो पढ़ना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन नोटिफाइड दैट income received by a non-resident from activity of investment in a financial product by the non-resident in accordance with a contract between such non-resident and a capital market intermediary being a unit of an IFSC would also be exempt. The income from such investment should be received in the account of the non-resident maintained with offshore banking unit of such IFSC. समझाता हूं, सरकार ने क्या नोटिफाई किया है कि समझो ये इस तरीके का जो नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में किसी आईएफएससी की यूनिट में कोई इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया की आईएफएससी यूनिट को नाम दिया गया है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, सीएमआई। कोई इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसकी इनकम होती है, और ये इनकम भारत में जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है उसके खाते में ही मेंटेन की जाती है, यानी वही रिसीव होती है। तो भले इंडिया में रिसीव हुई, स्टिल हम इसे एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं, हम इसे टैक्सेबल नहीं करने वाले। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस यूनिट्स की स्कीम में हो और उसे हम प्रमोट कर सकें, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे एग्जेम्प्ट कर दिया। तो फिर से पढ़ोगे तो इनकम रिसीव बाय एनआर फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय अ नॉन रेसिडेंट in accordance with a contract between such non-resident and a capital market intermediary being a unit of IFSC would be exempt. Income receive OBU के किसी IFSC में ही होनी चाहिए। और पीछे जाके फिर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है और कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है, विच इज जस्ट फॉर रेफरेंस। उसकी डिटेल में आपको जाने की नीड ही नहीं है। तो अगेन बहुत स्पेसिफिक सा पॉइंट है, कोई बहुत ए कैटेगरी पॉइंट नहीं है। किसी एमसीक्यू में कहीं कोई एग्जेम्पशन डाल दिया जाए या किसी मेन क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये लैंग्वेज दे दी जाए तो आपको उसे सीधे एग्जेम्प्ट कर देना है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो जिसके साथ हमने हमारे सारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स क्लोज कर लिए, कंप्लीट कर लिए, जो हमें 6 चैप्टर्स में कवर करने थे, which are relevant for our November 24 examinations. This is just to again clarify, this is in addition to what you have already covered for May 24, क्योंकि previous year same है। तो फाइनेंस एक्ट जो अपडेट्स लाया था वो तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उनकी बात हमने यहां नहीं की। हमने सिर्फ वो फ्रेश चीजें कवर की है जो May 24 की एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं थी और फ्रेशली अब नवंबर 24 की एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगी। ऑनेस्टली इन सारी चीजों में से अगर कुछ पूछने जैसा है, कुछ एग्जाम में ज्यादा आने जैसा है, तो वो हमारे ओपिनियन में ट्रस्ट चैप्टर का वो 15% वाला क्लैरिफिकेशन कि उसे आपको 11.5 के मोड्स में नहीं डालना, और टीडीएस चैप्टर के अंदर 194O वाली जो पूरी गाइडलाइन है उस पर एमसीक्यू या केस स्टडी बना के मेन क्वेश्चन में भी डालना पॉसिबल है। बाकी चीजें हमने कवर कर ली है, उनका कैटेगराइजेशन अभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इट इज जस्ट एन अपडेट, इसीलिए हमने कवर किया है। सो विद दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड ऑल अपडेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको डायरेक्ट टैक्सेशन के 2 क्लासेस, जुडिशियल अपडेट्स एंड स्टैट्यूटरी अपडेट्स मिल जाएगी। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कोई जुडिशियल अपडेट्स तो होते ही नहीं है। स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो हुए हैं फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशंस वो आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। जो आपकी आईडीटी की स्टैट्यूटरी अपडेट है वो 1 घंटे का आपका लेक्चर है, जुडिशियल अपडेट है वो 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, और जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो 2-2.25 घंटे का लेक्चर है, जिसमें आपके सारे अपडेट्स फ्रॉम मे टू नवंबर पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाते हैं। इन सब की अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पर इनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहें अपने रेफरेंस के लिए तो इजीली कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए सेशन बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा और आपकी जो सारी कवरेज है वो प्रॉपरली हो गई होगी। किसी भी तरह के आपके डाउट्स हो, इश्यूज हो,
कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब भी डिफिकल्टीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसे एज अर्ली एज पॉसिबल केटर करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी तरह से फिर मिलेंगे आने वाले समय में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।